किसी किसे याद है डी कार्बोक्सिलेशन पढ़ा था, क्या पढ़ा था? डी कार्बोक्सिलेशन पढ़ा था, किसकी प्रेजेंस में करा रहे थे हमने लास्ट टाइम, अगर आपको याद हो, किसी किसे याद है डी कार्बोक्सिलेशन पढ़ा था? ऑलराइट आ जाए पढ़ लो, चलो सेलेक्टेड टू स्टार्ट। मैं बोल रही हूं मुझे किसकी प्रेजेंस में करते हैं, ये बताओ आप मुझे फटाफट से बताओ, किसकी प्रेजेंस में करते हैं, किसकी प्रेजेंस में करते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट है ना, जैसे CH3COONA सोडियम एसिटेट लिया था हमने, सोडा लाइन की प्रेजेंस में करते हैं। वेरी गुड, भाग्यश्री इस नाम पर चला गया, उन्होंने सबसे पहले करेक्ट आंसर दिया था, राइट आंसर है। तो इसकी प्रेजेंस में हम ये रिएक्शन कराते थे जिसमें हमें क्या मिलता था बताओ? असेंट ऑफ कुछ भी नहीं है ना, नथिंग आंसर दिया है, वेरी गुड एंड वेरी गुड एवरीबॉडी, क्योंकि बाकी सबने करेक्ट आंसर दिया, उसके बाद करेक्ट आंसर इज बी, डिसेंट ऑफ चेन। भाई कार्बन आज हम क्या करेंगे? आज हम वही जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट से आपने डी कार्बोक्सिलेशन सीखा, वही हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कि एक और मेथड होता है जिससे आप कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट से एल्कीन बना सकते हो, ठीक है? एक और तरीका होता है जिससे हम कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट को लेके एल्कीन बना सकते हैं। ये तरीका कौन सा होता है? इस मेथड का नाम है, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मेथड, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है? लिटिक मेथड में एक वर्ड आ रहा है, तो चलो ठीक है, नाम हो गया इलेक्ट्रोलिटिक। का मतलब क्या है? इलेक्ट्रोलिसिस सुना है किसी ने? व्हाट इज इलेक्ट्रोलिसिस? चलो कौन सा जानते हैं? इलेक्ट्रो होता है किसी का, तो उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। लिसिस मतलब आप एग्जैक्ट मीनिंग होता है, इसका इंग्लिश में बताऊं तो पर्टेनिंग टू, और जनरल वे में हम केमिस्ट्री की लैंग्वेज में बात करें तो इट इज ब्रेक डाउन, ठीक? तो लिसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन, सुना था 10th में, सुना था? चलो वेरी गुड, ठीक है? तो ब्रेक डाउन करना किसी का इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो वो अपने आयंस में टूट जाता था, वो अपने रिस्पेक्टिव आयंस में कनेक्ट करते हैं, ठीक? एक होती है कैथोड, ठीक है? यहां पे ऐड कर देते हैं एक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक? ऐड कर देते हैं इलेक्ट्रोलाइट, पूरे सेटअप को बोलते हो इलेक्ट्रोलिटिक सेल, ठीक है? तो मैं NaOH में ऐड करूंगी और वो NaOH एक इलेक्ट्रोलाइट बन गया, ठीक? तो जिस चीज को आप ऐड कर रहे हो, दैट विल बी योर इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है? दो रॉड्स रखिए, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ठीक है? एक होता है एनोड, एक होता है कैथोड। आपको पता होगा एनोड में क्या होता है? एनोड में होता है ऑक्सीडेशन, ठीक? ऑक्सीडेशन। और कैथोड में होता है रिडक्शन, है ना? और हमने पढ़ा है गिर लियो, यानी कि ऑक्सीडेशन क्या होता है? ऑक्सीडेशन क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक? तो ये सारा सेटअप होता है इलेक्ट्रोलिसिस का। और जैसे हम इसमें स्विच ऑन करते हैं, बैटरी ऑन करते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट पास होना स्टार्ट होता है, जिसकी वजह से कोई रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोलाइट का ब्रेक डाउन हो जाता है। लिसिस होते हैं हम, इलेक्ट्रोलिसिस करना, हम तोड़ते हैं, हम किसको तोड़ते हैं? तो पहले रिएक्शन भी समझ लेंगे, एनसीईआरटी तो बाद में रीड करेंगे। हम यहाँ पे ब्रेक डाउन करते हैं वही सोडियम के एक सॉल्ट का, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे आप डीकार्बोक्सिलेशन कर रहे हो ना, डीकार्बोक्सिलेशन का ये दूसरा मेथड है। आपको याद होगा, 3 टाइप्स आप प्रिपेयर कर सकते हो एल्कीन को, तो तीसरा टाइप जो है जिसमें आप डीकार्बोक्सिलेशन ला रहे हो, उसी में दूसरा मेथड है कोल्ड इलेक्ट्रोलिटिक मेथड, ठीक है? यस मैम। तो आप क्या करोगे? आप एक कार्बोक्सिलिक एसिड लोगे और उसमें पानी डाल दोगे, एक्वस सॉल्यूशन लोगे ऑफ सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड। इसकी प्रेजेंस में आप क्या करोगे? आप इसको ब्रेक डाउन करवाओगे, जैसे करंट पास करोगे तो ये आयंस अपने में टूटने लग जाएंगे, तो यहाँ पे आपको मिलता है एक एल्केन का फॉर्मेशन। अब मैंने सुना दिया, अब मैं लिख के दिखाऊंगी, फिर हम रीड करेंगे, फिर हम देखेंगे आगे क्या लिखा है। चारों चीजें एक साथ तो याद भी हो जाएगा। चलो तो हम क्या कर रहे हैं? हम कर रहे हैं कोल्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड, ठीक? कोल्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। चलो करते हैं भाई कोल्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। सबसे पहले क्या करोगे? एक सॉल्ट लोगे CH3COONA और इसको 2 टाइम देते हो, सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड। दिस इज सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड। नाम क्या है? सोडियम एसीटेट। नाम कितना लिखो? दिस इज सोडियम एसीटेट। इसका एक्वस सॉल्यूशन लेंगे हम, क्या लेंगे इसका? एक्वस। हां इसमें आएगा समझ में, CH3H3 तो इथेन होता है ना? तो यहाँ पे एल्केन का फॉर्मेशन हो गया, क्या बना? इथेन। क्या बना? इथेन। साइड प्रोडक्ट्स बनेंगे बहुत सारे, है ना? जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड बाहर निकलेगा, जैसे कि हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी, ये सारे बाय प्रोडक्ट्स बनेंगे। बट द मेन थिंग सबसे इंपॉर्टेंट बना क्या? एल्केन का फॉर्मेशन हो गया एक सॉल्ट से इलेक्ट्रोलिसिस करने पे। लेकिन ये हुआ कैसे होगा? इसका मैकेनिज्म इज आल्सो इंपॉर्टेंट, इसका मैकेनिज्म इज आल्सो इंपॉर्टेंट। भाई क्वेश्चन तो ये है, ये हुआ कैसे होगा? तो ये हुआ है क्योंकि आपने करवाया है इलेक्ट्रोलिसिस, मतलब आपने इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में जब ये काम कराया तो सबसे पहला स्टेप क्या हुआ? सबसे पहले हुआ क्या होगा? ये जो आप देख रहे हो ना सॉल्ट, ये ऐसा दिख नहीं रहा होगा, ये पता कैसे टूट गया होगा? ये सॉल्ट ब्रेक डाउन हो गया होगा। सॉल्ट का ब्रेक डाउन हो गया होगा, ये जो आपको CH3COONA दिख रहा है ना 2 टाइम्स, ये टूट गया होगा। सबसे पहले कैसे टूटा होगा? CH3CO नेगेटिव प्लस N, ये किस साइड जाएगा? एनोड में या कैथोड में? जो CH3CO नेगेटिव है वो किस साइड जाएगा? एनोड में या कैथोड में? मान लो नेगेटिव है तो पॉजिटिव रॉड की तरफ जाएगा। पॉजिटिव रॉड हमारी कौन सी होती है? ठीक है, तो इस एक्शन में फ्री रेडिकल्स बनते हैं। फ्री रेडिकल्स बनते हैं, मैंने आपको थोड़ा सा हिंट बना के दिखाया था, फिर समझेंगे उसको। चलो अब इसको और सुनते हैं और समझते हैं क्या है इसके बारे में। क्या है ये सब? मैंने अभी भी बोला, ये मेथड इन्वॉल्व करता है क्या? इलेक्ट्रोलिसिस एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम या फिर पोटेशियम सॉल्ट। जैसे सोडियम एसिटेट ले रहे हैं, आप पोटेशियम एसिटेट लेके भी काम कर सकते हो, ठीक है? क्योंकि मेन कहानी तो एसिटेट वाला ग्रुप कर रहा है, तो सोडियम या पोटेशियम कोई भी आयन पॉजिटिव आयन लगा सकते हो सॉल्ट बनाने के लिए, ठीक है? तो क्या बोला मैम ने बोला एक्वस सॉल्यूशन। हां भाई ले लिया हमने, पानी के प्रेजेंस में सोडियम एसिटेट को हमने उठा लिया, ठीक है? अब कार्बोक्सिलिक एसिड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस एक एल्केन हमें मिल जाएगा एनोड में। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस हमें एक एल्केन मिल जाएगा एनोड में। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस एक एल्केन मिलेगा एनोड में। चलो जो एल्केन बना है, एल्केन ऑब्टेन हुआ है इस रिएक्शन से, ऑलवेज कंटेन्स इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। इवन क्यों? क्योंकि कम से कम 2 कार्बन तो होने चाहिए ना बॉन्ड बनाने के लिए। आप खुद से दिमाग लगाओ, मुझे एक कार्बन वाला एल्केन बनाना है, मुझे मीथेन बनाना है। मैंने कहा नहीं ये सब नहीं, मुझे मीथेन बना के दो, ठीक है? बोला नहीं मुझे तो नान खटाई ही खानी है ऐसे ही। उन्होंने कहा नहीं मुझे तो मीथेन ही बनाना है। सो दिस इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं। क्यों? क्योंकि कम से कम 2 कार्बन होने चाहिए जिनके बीच में बॉन्ड दिखा पाए। एक कार्बन का तो बॉन्ड ही नहीं है किसी कार्बन से, है ना? कम से कम 2 कार्बन। सेम चीज आपने डीकार्बोक्सिलेशन वाले के टाइम पे देखी थी, डीकार्बोक्सिलेशन कह रही सॉरी, वो रिएक्शन के टाइम पे देखी है ना? तो बस ऐसे ही होना, 2 कार्बन चाहिए कम से कम, मिनिमम 2 कार्बन। चलो जिसमें ऑड नंबर है तो आप ये रिएक्शन नहीं कर पाओगे, कैन नॉट बी यूज्ड। दिस रिएक्शन कैन नॉट बी यूज्ड, ठीक है, फॉर मेकिंग ऑड नंबर ऑफ कार्बन्स। बताओ क्लियर यस और नो इन द चैट बॉक्स। तो मीथेन से नहीं बन सकता। यस मीथेन के लिए आप और कोई रिएक्शन देखो, वो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं डीकार्बोक्सिलेशन मीथेन बन रहा था, तो ठीक है उनसे मेथड से बनाओ। इससे सिर्फ इथेन या फिर कोई भी इवन नंबर ऑफ कार्बन वाले एल्केन्स बन सकते हैं। बताओ याद रहेगी बात? और पढ़े इसके बारे में। चलो और पढ़ते हैं। तो यहाँ पे हुआ क्या होगा? यहाँ पे पूरे मेथड में हो क्या रहा है? तो इस पूरे मेथड में सबसे पहले आया हमारे पास CH3COONA प्लस H2O, है ना? और इन दोनों को हमने इनका इलेक्ट्रोलिसिस किया, तो ये हमारी ओवरऑल रिएक्शन है जो मैंने आपको बना के दिखाया। यहाँ पे बैलेंस भी करना है इसको, ठीक है? 2 टाइम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 2 टाइम्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है? चलो बैलेंस करना। ये रिएक्शन कैसे हो रही है? सबसे पहले CH3COONA को आप तोड़ रहे हो, CH3COO नेगेटिव Na पॉजिटिव। सबसे पहले हम इसको ब्रेक कर रहे हैं नेगेटिव और पॉजिटिव आयन में। अब ये जो नेगेटिव वाला है ये एनोड की तरफ गया होगा, जो हमारा नेगेटिव वाला ग्रुप है वो एनोड की तरफ आ गया। एनोड में आके ये क्या करेगा?
एनोड में होता क्या है? एनोड में क्या होता है मैम? एनोड में होता है, कहीं लिखा था मैंने, शायद इरेज कर दिया, ये लिखा है। एनोड में क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और रिडक्शन क्या होगा? वो क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यानी कि इसका एनोड पे जाने से इसका ऑक्सीडेशन होगा, और इसका ऑक्सीडेशन होगा मतलब मैम ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ये करेगा इलेक्ट्रॉन को गेन, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये करेगा इलेक्ट्रॉन को लूज, ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेगा। अब बेटा खुद से सोचो, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेगा? आप दिमाग लगाओ, 2 टाइम्स CH3COO नेगेटिव, कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेगा? क्योंकि बहुत सारे लोग गलत बोल देंगे बात को। बताओ, आप मुझे बताओ, ये कितने इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकालना चाहेगा? हमारा एसिटेट ग्रुप जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना चाहेगा? मैम जितना नेगेटिव चार्ज उतना नेगेटिव बाहर निकालना चाहेगा, वेरी सिंपल थिंग है ना। जितना इसमें नेगेटिव चार्ज होगा ये उतना नेगेटिव चार्ज को बोलेगा बाहर चले जाओ, है ना, है ना। तो इसमें कितना नेगेटिव चार्ज है? हमें सबसे पहले आंसर सुरेश ने दिया है, वेरी गुड, और बहुत सारे बच्चों ने दिया उसका करेक्ट आंसर, ठीक है, चलो वेरी गुड वेरी गुड। द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। अच्छा जो लोग एक लिख रहे हैं मैं उनको समझाती हूँ, कुछ लोग एक भी लिख रहे हैं, एक क्यों नहीं होगा? आप इसलिए सोच रहे हो क्योंकि मैं 1 माइनस है, पर देखो ओवरऑल पे 2 लगा है, उसके पास 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, मतलब वो ऐसा है CH3COO माइनस C 2 इलेक्ट्रॉन ऑफ दिस ग्रुप, और ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया। अब थोड़े टाइम के बाद क्या होगा? ये जो कार्बन और 2 ऑक्सीजन लगे हैं ना, ये आपस में बाहर निकलने की कोशिश करने लग जाएंगे, ये आपस में CO2 जो है ये खुद में बाहर इससे निकल जाएगा, बचेगा केवल 2 बार CH3। अब सुनना, अब सुनो, ये बाहर निकला, इसके बाद लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, ये बन गया CH3COO, नेगेटिव साइन हट गया, और इससे CO2 बाहर निकल गया, मतलब बचा CH3 2 टाइम्स CH3 बचा। 2 CH3 का मतलब क्या है? मतलब एक CH3 दूसरा CH3, ठीक है, पर दोनों से कार्बन का बॉन्ड टूटा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकला, मतलब दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन रह गए, दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन रह गए, तो यहाँ पे बनते हैं फ्री रेडिकल्स, और उसके बाद ये आपस में बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है। जो मैंने आपको जस्ट स्टार्टिंग में समझा दिया था कि यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ मिथाइल ग्रुप का क्या बना है? रेडिकल बना है, क्या बना है? फ्री रेडिकल बना है, क्या बना है? एंड में इसकी बॉन्डिंग करके बना लेंगे इथेन। अच्छा ये तो एनोड की बात हो गई। अच्छा कैथोड में क्या होगा? कैथोड होता है नेगेटिव रॉड, उसके पास आया होगा कोई पॉजिटिव ग्रुप, और पॉजिटिव ग्रुप आके खुद का कर दिया होगा रिडक्शन, और रिडक्शन होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। कौन आया होगा कैथोड के पास? मैम सोडियम होगा, सोडियम भी जाता है, बट पता है उससे पहले कौन पहुंच जाता है? पानी, एक्वस सॉल्यूशन हमने लिया था, तो हमारा सबसे पहले H2 निकलता है। एक्चुअली आपसे कैथोड में बहुत रेयर कुछ पूछा जा सकता है। हां कैथोड से पूछा जा सकता है कौन सी गैस इवॉल्व हुई है कैथोड पे, एक क्वेश्चन ये जरूर पूछा जाता है कोर्स मेथड में, कौन सी गैस इवॉल्व हुई है कैथोड में, तो यहां से आपसे पूछा जा सकता है, वो बोलेंगे एनोड और कैथोड में कौन सी गैस इवॉल्व हुई है, तो याद रखना एनोड जब आपने देखा एनोड कार्बन डाइऑक्साइड निकली, देखो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली, वही कैथोड में निकलता है बेटा हाइड्रोजन गैस। कैसे? क्योंकि कैथोड में चला गया पानी, पानी जाके क्या करेगा? वाटर में OH नेगेटिव के आयन और H+ के आयन, तो H+ के आयन जाके लग जाएंगे, और H+ आपस में रिएक्ट करके H2 ग्रुप बना के H2 गैस बाहर निकाल लेगा। तो आपको ये चीज यहां पे लिखनी है, मैं यही पे लिख दे रही हूं ताकि आप भूलो नहीं कि यहां पे एनोड और कैथोड 2 चीजें हैं, एनोड और कैथोड 2 चीजें हैं। एनोड में तो मेन ग्रुप तो बन ही रहा है, लेकिन अगर गैसेस की बात करूं, कौन सी गैसेस इवॉल्व हो रही हैं, तो एनोड में आएगी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और कैथोड में आती है हाइड्रोजन गैस। डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कोल्स मेथड में एनोड और कैथोड में गैस बताइए कौन सी है, तो आपको ये गैसेस का नाम लिखना पड़ेगा। एंड दिस इज कोल्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। लेट मी एक्सप्लेन इट वंस अगेन फटाफट से एक समरी के साथ, ठीक है। चलो कोल्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड का एक सोडियम सॉल्ट लेते हैं या पोटेशियम सॉल्ट लेते हैं, पानी में लेते हैं, एक्वस सॉल्यूशन में लेते हैं, और इसका इलेक्ट्रोलिसिस कर देते हैं। हम इलेक्ट्रोलिसिस कर देते हैं मतलब इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में भाई साहब को तोड़ दो, ठीक है, तोड़ दो, तो कैसे टूटेगा? एक पॉजिटिव आयन एक नेगेटिव आयन, ठीक है, बाकी तो पूरी ओवरऑल रिएक्शन भी लिखी हुई है, ठीक है, पर मैकेनिज्म में क्या है? एक पॉजिटिव आयन टूट रहा है, एक नेगेटिव आयन टूट रहा है, ठीक है, एक पॉजिटिव आयन टूट रहा है, एक नेगेटिव आयन टूट रहा है। पॉजिटिव आयन जो है वो CH3, एक देखो क्या क्या टूट रहा है, CH3COO, और Na तो बाहर निकल गया, Na पॉजिटिव, तो CH3COO नेगेटिव 2 टाइम्स और Na पॉजिटिव 2 टाइम्स बाहर निकल गए, ठीक है। अब एनोड में आ जाओ, एनोड की रिएक्शन आपसे डायरेक्ट पूछी जाएगी। एनोड में क्या होता है? एनोड होता है पॉजिटिव रॉड, उसमें आएगा कोई नेगेटिव, और नेगेटिव आके क्या कर देगा? एनोड में ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कौन आता है एनोड में? CH3COO नेगेटिव आता है, और 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देता है, बाहर निकाल देगा तो CH3COO बन जाएगा, ठीक, और 2 इलेक्ट्रॉन्स ने बाहर निकाल दिए। अब इसी मैकेनिज्म के थ्रू जो COO ग्रुप है अपने आप स्टेबल होने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड खुद बाहर छोड़ निकल जाएगा, छोड़ देगा CH3 को, तो 2 टाइम्स CH3 के फ्री रेडिकल बनेंगे, CH3 के 2 फ्री रेडिकल बनेंगे। अब 2 फ्री रेडिकल है तो आपस में बॉन्डिंग करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, तो उन्होंने आपस में बॉन्डिंग कर लेनी है, ठीक है। अच्छा ये तो पूरा एनोड की कहानी हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गई। कैथोड में क्या हो रहा है? कैथोड एक नेगेटिव रॉड है, तो उस पे कोई पॉजिटिव ग्रुप आएगा, पॉजिटिव में सबसे पहले पानी पहुंच जाता है इस पूरी रिएक्शन में, क्योंकि सोडियम तो बिजी था इसके साथ, तो स्टार्टिंग में पानी पहुंच जाता है कैथोड में, और H2 ब्रेक हो जाता है H+ और OH नेगेटिव आयन के फॉर्म में। अब कैथोड एक नेगेटिव रॉड है, तो H+ उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, और एक H+ दूसरे हाइड्रोजन से जुड़ के बना लेंगे H2 गैस, तो ये हो गया। या आप कैसे बोलते हैं H2 अपना एक्चुअली कैथोड में जाके H2 पता क्या करता है? अगर इसकी रियलिटी एक मैंने H+ के हिसाब से बताया, पर असलियत में क्या हो रहा है? ये जो वाटर है ना, वाटर क्या करता है? वाटर कैथोड में जाता है, और कैथोड में क्या होता है? रिडक्शन, यानी कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो पानी एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, जिसकी वजह से वो हाइड्रोजन का भी एक फ्री रेडिकल बना देता है, हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन पकड़ा देता है। अब एक हाइड्रोजन दूसरे पानी वाटर में 2 हाइड्रोजन होते हैं, तो एक हाइड्रोजन से दूसरे मिलके H2 गैस बना देता है। तो ये ओवरऑल इसकी रिएक्शन और मैकेनिज्म हो गया। इन द चैट बॉक्स फटाफट फटाफट बताओ क्या लिखना है, बताओ क्या लिखना है, क्लियर हुआ? सब कुछ लिख दिया बेटा, पूरा मैकेनिज्म यहां लिखा है मैंने, वो कैथोड देखो एनोड का लिख दिया है ना, कार्बन डाइऑक्साइड आएगी 2 टाइम्स CH3 का फ्री रेडिकल निकल के आएगा, फ्री रेडिकल निकल के आएगा। मेन तो आपको यही है ना, और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर हो जाएगा। फिर कैथोड में कुछ नहीं है, कैथोड में H2 जाता है, H2 जाता है, वो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो वो क्या बना लेगा? वो बना लेगा H का फ्री रेडिकल। ये H का फ्री रेडिकल और फ्री रेडिकल आपस में रिएक्ट करके H2 गैस निकाल देते हैं। ये आपका कैथोड में हो रहा होता है, ठीक, ये कैथोड में हो रहा होता है। तो बस पूरी चीजें मैंने लिख दी, बताओ आगे मेरे पास बहुत सारा क्लियर, तुम्हें कैसे सभी को समझ में आ गया होगा। ऑलराइट नोट कर लिया ना जो मैंने लिखा है, जो मैंने लिखा है वो नोट करना नहीं, ठीक है। चलो तो इस तरीके से एक रिएक्शन वाली एनोड में हो रही है पॉजिटिव रॉड में, और एक हो रही है कैथोड में यानी कि नेगेटिव रॉड में। तो नेगेटिव वाले पॉजिटिव रॉड की तरफ खींच गए, पॉजिटिव वाले नेगेटिव रॉड की तरफ खींच गए। जो नेगेटिव रॉड की तरफ खींचे तो कैथोड है, और कैथोड में क्या होता है ये सब लिखते रहो जो मैं बता रही हूं, उसको ध्यान से सुनो। एनोड में होता है ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैथोड में होता है रिडक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसके आगे की कहानी कुछ डिफिकल्ट है नहीं, उसके आगे बड़ी सिंपल बात है, तुम्हें पता ही है नेगेटिव कौन है पॉजिटिव कौन है, और यार पॉजिटिव को तो पॉजिटिव रॉड की तरफ नहीं अट्रैक्ट कराओगे ना, वेरी सिंपल, नेगेटिव वाले ग्रुप को पॉजिटिव की तरफ आप लेके जाओगे, तो पूरी चीज इसी तरीके से यहां पे होती है, ठीक है, ठीक है। ऑक्सीजन कहां गया मैम? बेटा बहुत सारे ऐसे छोटे-छोटे माइनर बाय प्रोडक्ट्स निकलते हैं जिसे आपको शो नहीं करना होता है, ठीक है, जिसे आपको शो नहीं करना होता है। बहुत सारी चीजें निकलती हैं, जैसे आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड मैकेनिज्म में कहीं लिखा है, तो क्या सोडियम हाइड्रोक्साइड ओवरऑल रिएक्शन में नहीं है? बिल्कुल है। तो आपको बहुत सारी बेसिक जो बहुत ही माइनर प्रोडक्ट्स कम अमाउंट में बन रहे होते हैं, उन्हें आप मैकेनिज्म में आज तक शो नहीं भी करोगे, तो इस तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। और एक ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन ऑलरेडी OH ग्रुप के साथ लगा हुआ था यहाँ पे, ठीक है। चलो और वही OH Na से रिएक्ट, चलो अच्छा ये भी पूछना, तो चलो समझा देती हूं। यहाँ पे लिखा नहीं है, बट ये OH जो है ये Na से जाके रिएक्ट करेगा, तो ये आपस में मिलके NaOH बना रहे हैं। तो देखो एक प्रोडक्ट आपका ये बन गया प्रोडक्ट नंबर 1, प्रोडक्ट नंबर 2, प्रोडक्ट नंबर 3 और प्रोडक्ट नंबर 4,
NaOH, चार प्रोडक्ट्स, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये ओवरऑल मैकेनिज्म हो गया। सब समझ गए पक्के से, अच्छे से? चलो आगे बढ़ते हैं। व्हाई मीथेन कांट बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम दिस मेथड? हम तो मीथेन बनाना है तो भाई बना के आएंगे, पर इस मेथड से नहीं बना सकते। मीथेन के पास केवल एक कार्बन होता है। अब मैकेनिज्म अगर समझ गए तो आप ये क्वेश्चन का आंसर आपको आ गया। यार मैकेनिज्म देखो, दो फ्री रेडिकल होने चाहिए ना भाई, दो कार्बन होंगे, उनके पास एक इलेक्ट्रॉन होगा, दो कार्बन होंगे, एक इलेक्ट्रॉन होगा, तो बन गया यार मीथेन। मीथेन कैसे बन सकता है? मीथेन में आप समझ लो, मैंने उठा लिया CH3 फ्री रेडिकल है, तो वो इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? तो वो इलेक्ट्रॉन को कार्बन चाहिए, और जिसके पास फ्री रेडिकल है पर वो कार्बन तो है ही नहीं मीथेन में, मीथेन में तो केवल एक ही कार्बन है, तो इसीलिए मीथेन कांट बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम दिस मेथड। हेंस कोल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड यूजफुल होता है प्रिपरेशन ऑफ इथेन या फिर हायर इवन नंबर ऑफ एल्केन्स। ठीक है, तो ये भी हो गया। वैसे बात जिनमें से चार या ऑलमोस्ट पांचों चैप्टर में मिल नहीं होती, पढ़ लो। ठीक है, सो दे आर कलरलेस एंड अडरलेस, दे आर कलरलेस एंड अडरलेस। पेन, ब्यूटेन, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा नहीं होता है, ये एग्जिस्ट करते हैं गैसियस स्टेट में, क्योंकि इनके में होता है वीक वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक, बहुत स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, एक दूसरे को खींच नहीं पाएंगे ज्यादा, ठीक, ज्यादा खींच नहीं पाएंगे, तो इस वजह से इनमें होता है वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लेकिन जैसे जैसे आप नंबर ऑफ कार्बन बढ़ाते हो, जैसे कार्बन 5 से लेकर के कार्बन 15 16 तक, वो थोड़े थोड़े लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं, 17 तक भी है ना। हायर एल्केन्स कार्बन 17 तक जो है वो लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं, उससे हायर एल्केन्स वैक्स सॉलिड स्ट्रक्चर तरीके से पाए जाते हैं। एल्केन्स आर नॉन पोलर कोवैलेंट कंपाउंड। बेटा कहीं लिख लो, 1000 बार सुनने वाले हो ये बातों को, 1000 बार आप ये बात सुनोगे, इसके बेसिस पे बहुत सारे रीजंस दोगे, मैं समझाती हूं। जो हमारे एल्केन्स होते हैं ना, एल्केन्स वो नॉन पोलर होते हैं। पोलर पता है? पोलर पता है सबको? पोलैरिटी क्या होती है? पोलैरिटी मतलब चार्जेस, है ना, चार्जेस। तो अगर मैंने बोला कोई चीज पोलर है और दूसरी नॉन पोलर है, तो एक लाइन याद करो, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। ठीक है, लाइक डिसॉल्व्स लाइक को कैसे समझ सकते हैं? बोल सकते हैं कि अपने लोग ही अपनों को लेके हमेशा डूबेंगे। तुम अपनों के साथ ही डूबोगे, तुम क्या अकेले नहीं डूबोगे? समझ रहे हो? इतना दोस्त मम्मी पापा एक ताना मारते हैं, सुना है कि दोस्त कुएं में कूदेगा तो क्या तुम भी कूद जाओगे? अब उनको कैसे बताएं? हाँ, किस मुंह से उनसे बात बोले? हाँ मतलब हो सकता है कि अगर मतलब कूदा हो तो चले जाएंगे साथ में, पर वही बात बता नहीं सकते, वरना फिर वो हमें खुदा के आएंगे, ये भी दिक्कत है। अगर नहीं बात बोल दी तो हमको खुदा के आएंगे, बोले चलो तुम कूदो। ठीक है, हाँ, तो लाइक डिसॉल्व्स लाइक, यानी कि अपनों के साथ ही अपने डूबते हैं। समझ रहे हो? कोई बाहर का इंसान नहीं होता तुमको डुबाने वाला, है ना, अपनों के साथ ही डूबोगे तुम जब भी डूबोगे। अगर वो नीचे जा रहे हैं और तुम ज्यादा संगत में हो तो तुम्हें वो लेके जाएंगे, ये तो कंफर्म है ना, ये तो कंफर्म है ना। तो यही होता है, अपनों के साथ ही आप डूबते हो जब भी डूबते हो, तो ये सच बात है। अब इससे यहाँ पे क्या लेना देना मैम? लाइक डिसॉल्व्स लाइक, जो चीज पोलर होती है ना वो हमेशा पोलर में ही सॉल्युबल होगी, जो चीज पोलर होती है ना वो पोलर मॉलिक्यूल्स में ही सॉल्युबल होती है, वेरस जो चीज नॉन पोलर होती है वो नॉन पोलर में ही सॉल्युबल होती है। ठीक, ये दिमाग में हमें बैठाना पड़ेगा कि जो चीज पोलर है वो पोलर में ही सॉल्युबल होती है, जो चीज नॉन पोलर है वो नॉन पोलर में सॉल्युबल होती है। पोलर नॉन पोलर मतलब, पोलर मतलब चार्जेस होना, पोलर मतलब चार्जेस होना। अगर किसी में चार्जेस हैं तो वो पोलर है, और चार्जेस नहीं है तो वो नॉन पोलर है। ठीक है, ये चीज हमें याद रखनी है। ठीक है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, पॉजिटिव। तो यानी कि पानी कैसा है? पानी है पोलर। पोलर क्यों है नाम? वापस से समझाओ। अरे क्योंकि इसमें नेगेटिव पॉजिटिव चार्जेस आ रहे हैं थोड़े थोड़े, तो कौन सॉल्युबल होगा? पोलर वाले ग्रुप्स या फिर नॉन पोलर वाले ग्रुप्स? बताओ फटाफट से चैट बॉक्स में बताओ, इन द चैट बॉक्स। सॉल्युबल क्यों बोला आपने? हाँ तो चलो समझना, एल्केन्स हमारे नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं। मैं बता देती हूं, थोड़ा सा और डिटेल साथ दोगे शादी, समझ रहे हो? तो मैं कोर्स अपन तुम लोग नहीं, अब जितना नहीं, बाय द वे तुम लोग समझ नहीं सकते, आप लेना नहीं बुक्स, लाइक अगर मैं वो एल्केन्स होते हैं ना वो नॉन पोलर होते हैं। लेकिन क्वेश्चन आता है, मैं डायरेक्ट तो लेंगे, थोड़ा तो बता दो क्यों। चलो समझते हैं क्यों। क्योंकि एल्केन्स क्या है? कार्बन हाइड्रोजन वाले ग्रुप्स, है ना, कार्बन हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। आपको ना कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको तो पता ही होगा, पीरियोडिक टेबल पढ़ा हमने, इन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं होता, डिफरेंस नहीं होता। मतलब हाइड्रोजन और कार्बन का जो बॉन्ड है वो नॉन पोलर है, वो इलेक्ट्रॉन खींच ही नहीं रहे, वो इलेक्ट्रॉन खींचना चाह ही नहीं रहे। बेटा ठीक है, बैठा रहने दो कार्बन को भी, मुझे बैठा रहने दो, कार्बन को भी बैठा रहने दो, इसलिए मामा पतले हो गए, हाँ कह सकते हो। ठीक है, चलो तो कार्बन और हाइड्रोजन बोल रहे हैं, हम एज इट इज बैठे रहेंगे। ठीक है, तो इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस इनमें नहीं है, यानी कि इलेक्ट्रॉन खींच ही नहीं रहे एक दूसरे से, ये एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन्स को खींच ही नहीं रहे, यानी कि इनमें कोई पार्शियल चार्जेस आ ही नहीं रहे, और दैट इज द रीजन हम बोलते हैं दे आर नॉन पोलर। अब आप एक लाइन पढ़ोगे कि अब आज लाइन नहीं पढ़ोगे, पहले आप बताओ एल्केन्स वाटर सॉल्युबल होंगे या नहीं? बताओ इन द चैट बॉक्स, एल्केन्स वाटर सॉल्युबल होंगे या वाटर इनसॉल्युबल होंगे? बताओ बताओ, जल्दी से बता दो, पेट मत करो। हाँ नहीं होंगे, दे विल बी इनसॉल्युबल। क्यों? पोलर है, तो नॉन पोलर पोलर आपस में नहीं मिल सकते। यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, एल्केन्स आर नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स, हेंस दे आर डिसॉल्व इन नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स ओनली, यानी कि दे आर वाटर इनसॉल्युबल। पानी में डालोगे ऐसे नहीं है दोनों। ठीक है, उनमें घुल जाएगा एल्केन, ऐसे उड़ाते हैं, कहां उड़ाते हैं मैम? क्लास 12 में, क्लास 12 में फिजिकल प्रॉपर्टी आती है, उड़ाने लग जाता है 10% 10% कुछ एक्स्ट्रा आता है केवल। चलो आप मुझे आंसर दो, मैं नहीं बता रही, आप बताओ किसी का मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कैसा होगा? ज्यादा या कम? मॉलिक्यूलर मादा या चैट बॉक्स में ज्यादा, बेटा मोर बॉइलिंग पॉइंट आपने ज्यादा। ठीक है ठीक है, तो मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा हो जाएगा। ज्यादा वैसे बहुत ही बात सही बोल सकते हो, पॉइंट ज्यादा है, 100 डिग्री होता है। किसी भी चीज का मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा, आप उसका मास बढ़ाओगे तो वो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट मतलब एक ऐसा पॉइंट जिसमें कोई चीज बॉइल होना शुरू हो जाए। सिमिलरली आप किसी चीज का मॉलिक्यूलर मास बढ़ा दोगे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट अपने आप बढ़, क्या डाउट है? नहीं करती। ये आपसे क्वेश्चन, इथे बढ़ेगा तो नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते हैं तो मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है, यहां पे लिख लो नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते हैं, मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, तो बेटा बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्वेश्चन आता है मैम क्यों? क्यों कैसे हुआ? कैसे? 1 2 3 4 5, चलो चार लो, 5 लो, 5 लेते हैं, 5 कार्बन है। ठीक है, और एक स्ट्रेट चेन है, मतलब एन पेंटेन है ये स्ट्रेट चेन में मैंने 5 कार्बन लगा दिए। ठीक, इन्हीं 5 कार्बन को मैं ऐसे लगाऊं 1 2 3 4 और बीच में 5। ठीक, ये क्या है? ये कौन सा पेंटेन है? बताओ कौन सा वाला है? फुल फ्लावर बन रहा है, नियो पेंटेन। ठीक, वैसे नाम तो कुछ लेना नहीं, लिख दिया, मैं हटा दे रही हूं नाम को। ठीक है, क्योंकि मैं इसको कुछ बताने वाली हूं। चलो अब हम बोले बॉइलिंग पॉइंट। आप एक बात, मैंने इसको बॉइल करना स्टार्ट किया, मैंने इसको हीट दूंगी, हीट कम घास ज्यादा लग रही है, पर तुम समझ जाओ कि मैंने इसको क्या किया, मैंने इसको हीट करा, मैंने इसको हीट किया, मैंने इसको हीट किया। ठीक है ठीक है, तो आप एक बात देखो, यहाँ पे ऐसा स्ट्रक्चर है और यहाँ पे जब मैं हीट कर रही हूँ, जब ये सेम कहानी, जब ये सेम कहानी मैं यहाँ पे कर रही हूँ, यहाँ पे कर रही हूँ, अब बहुत ज्यादा है। अब तो सोचो सरफेस एरिया देखो, मतलब आप कोई बॉल ले लो, स्फीयर ले लो, तो सरफेस एरिया कम हो जाता है ना। अगर आप इसमें देखो इसका सरफेस एरिया कम है, सरफेस एरिया जो है वो काफी कम है, काफी मिनिमम है ना, कम है।
सरफेस एरिया कम है इसमें, और वहां पे देखो इतने सारे ग्रुप एक स्ट्रेट चेन में सरफेस एरिया ज्यादा है, सरफेस एरिया ज्यादा है, और यही रीजन होता है बॉइलिंग पॉइंट कम और ज्यादा होने का। हाँ आइसोमर दिया एक्जेक्टली, तो वही तो बोल रहे हैं ना। अब देखो अगर कार्बन बढ़ गया, देखो नंबर ऑफ कार्बन बढ़े तो भाई बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। वो बोल रहे हैं सेम कार्बन है और उसको आइसोमर में लगा दिया, मतलब ब्रांचेस कर दिए, तब बताओ बॉइलिंग पॉइंट का क्या करोगे भाई। देखो अगर देखो नंबर ऑफ कार्बन एक स्ट्रेट चेन में 5 स्ट्रेट चेन में 5 स्ट्रेट चेन में 5 कार्बन स्ट्रेट चेन में, तो तीनों का बॉइलिंग पॉइंट बराबर हो गया। अब मैंने बोला नहीं 4 कार्बन है फिर 2 कार्बन है फिर 1 कार्बन है, तो जिसमें नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा उसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। अब मैंने बोला 5 कार्बन है पर एक में ब्रांचेस में लगे हुए हैं और एक में स्ट्रेट चेन में लगे हुए हैं, एक में ब्रांचेस में लगे हुए हैं एक में स्ट्रेट चेन में लगे हुए हैं। इन कंडीशन में बोल रहे हैं नंबर ऑफ कार्बन तो बराबर है। अब बताओ किसका बॉइलिंग पॉइंट बड़ा, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हुआ, तो किसका ब्रांच कम हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट। और बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सरफेस एरिया के। क्या बोला हमने, ब्रांचेस जितनी ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट उतना कम, ब्रांचेस ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट कम, ब्रांचेस कम बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, स्ट्रेट चेन में बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, कम चेन है बॉइलिंग पॉइंट कम, ऐसे रखो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा कम हो गया बॉइलिंग पॉइंट कम, ठीक है। पर कम हो जाता है, कम हो गया तो मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा या कम होगा, और मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा बॉइलिंग पॉइंट, तो रिजल्ट्स बॉइलिंग पॉइंट। वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस हो जाएगा वहां पे और बॉइलिंग। बताओ फटाफट बताओ, इसके अकॉर्डिंग बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली हो जाएगा। ठीक है यहां पे कर देती हूं मैं, यहां पे कर देती हूं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सरफेस, ठीक है। नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी में आ जाए में, अच्छा जी कम होता है तो आगे बढ़ जाए, क्लियर। चल वेरी हेडिंग लगे मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट आंसर कुछ वो खास नहीं है। मेल्टिंग पॉइंट क्या कहता है, मेल्टिंग पॉइंट कहता है यार मेल्टिंग पॉइंट में आंसर कोई स्मूथ इंक्रीज या डिक्रीज होता ही नहीं, बढ़ जाएगा घट जाएगा, ये डिपेंड करता है कौन से लैटिस में लगे हुए हैं, मतलब क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में, मतलब एक प्रॉपर शेप में लग गए तो उसका मेल्टिंग पॉइंट उस हिसाब से होगा। और अगर कोई ऐसे मेल्टिंग पॉइंट हो सकता है नंबर कार्बन बढ़ने पे मेल्टिंग पॉइंट बढ़ रहा है, पर कभी-कभी ऐसे कांस्टेंट भी रह सकता है, तो मेल्टिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं, मतलब इस तरीके से स्मूथ स्ट्रक्चर स्मूथ ग्राफ नहीं दिखाएगा, ठीक है। तो डिपेंड किस करेगा, डिपेंड करेगा मॉलिक्यूलर मास और हाउ द मॉलिक्यूल्स आर पैक्ड इन इट्स लैटिस स्ट्रक्चर, किस तरीके से लगे। सपोज ऐसे मॉलिक्यूल्स लगे, ऐसे ऐसे कोई कार्बन कार्बन लगे, ठीक है ठीक है, सपोज ऐसे लगे हुए हैं ऐसे, तो ये पैक्ड क्रिस्टल लैटिस हो गई, लैटिस स्ट्रक्चर बन रहा है प्रॉपर पैक्ड है ना, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाएगा है ना। हो सकता है इसी की तरह मैंने 9 कार्बन बनाया, ठीक है, अब 9 कार्बन ऐसे लगा दूं इसी तरीके से, ठीक है 4 5 6 7 8 9, लेट्स सपोज मैंने इस तरीके से लगा दिया 9 कार्बन, सब तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाती है और ब्रांचेस मतलब आइसोमर बन जाना नहीं है मॉलिक्यूल्स। तो कहते हैं इसको डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो सिंपल सी बात है, कुछ नहीं इसमें तो पढ़ना आपको, ये तो समझ गए। मास बढ़ेगा डेंसिटी बढ़ेगी, मास बढ़ेगा डेंसिटी बढ़ेगी, मास कम होगा डेंसिटी कम होगी, वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है और मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कौन से भी देखने को उपयोगी, तो भाई एल्केन्स चलिए हम उसको नहीं पढ़ रहे थे, हम बोल रहे थे वो कलरलेस है, ऊपर किसी कंपाउंड के बारे में हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ोगे 6 पॉइंट 1 2 3 4 5 6 6 टाइप की रिएक्शन हमको समझनी है, 6 टाइप की रिएक्शन हमको समझनी है। सब्स्टिट्यूशन, कंबशन, आइसो, फिर सब्स्टिट्यूशन क्या है, हां उल्टा उल्टा दिमाग है क्या तुम्हारा, है मैम बस थोड़ी देर को बेटा सब पढ़ेंगे है ना, ऐसा तो नहीं कर सकते पैरेलल से पढ़ना शुरू करें फिर सब्स्टिट्यूशन क्या है, हां क्या उल्टा उल्टा दिमाग है क्या तुम्हारा, कैसी बात करते हो तुम। चलो हेडिंग लगाइए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन मतलब बताओ पहले मुझे फटाफट से, बचपन से पढ़ के आयो, बचपन से पढ़ के आयो, सब कुछ मैं जगह डिस्प्लेस उसको थोड़ा साइड रखो, पढ़ो समझो मेरी बात को, तो मैं पूरा समझा दे रही हूं, फिर स्लाइड पढ़ेंगे सारी। हैलोजेनेशन मतलब सब्स्टिट्यूशन होने वाला है, हैलोजन आके ऐड होने वाला है, मैं उसको पहले लिख देती हूं। सब्स्टिट्यूशन में हैलोजेनेशन पढ़ने जा रहे हो आप, समझ पढ़ रहे हैं, खा लिया। अब आ गया Cl2 मतलब ऐसे 2 क्लोरीन लिखती है, ये भाई साहब आएंगे बोलेंगे ओ हाइड्रोजन भाई साहब चलो मुझे तुम्हें सब्स्टिट्यूट करना है, तो ये हाइड्रोजन अंदर आना चाहेगा है ना, ये क्लोरीन बोलेगा कि मैं इस हाइड्रोजन की जगह लेना चाहता हूं, तो हाइड्रोजन बोलेगा अच्छा ऐसा समझोगे हमको, हां हम तुम्हारे क्लोरीन के साथ बाहर निकल जाएंगे, तो यहां पे हो जाएगा सब्स्टिट्यूशन। किसकी प्रेजेंस में होता है, सनलाइट की प्रेजेंस में होती है रिएक्शन, इन द प्रेजेंस ऑफ H mu, H mu का मतलब बेटा सनलाइट, H mu का मतलब है सनलाइट, तो कार्बन हाइड्रोजन सारे के सारे एक क्लोरीन और एक हाइड्रोजन और क्लोरीन, ये होता है सब्स्टिट्यूशन, ये होता है सब्स्टिट्यूशन। चलो देखो सनलाइट मतलब छोटा करके लिख देते चलो, तो CH4 रिएक्ट किया Cl2 के साथ H mu की प्रेजेंस में, मतलब सनलाइट की प्रेजेंस में CH3Cl बना प्लस HCl बना। लेकिन बेटा ये जो क्लोरीन के साथ रिएक्शन करोगे सेम ब्रोमीन के साथ होगा, वो होती है अनकंट्रोल्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये भाई साहब अरे ये हमारी बहन क्लोरीन, ये कोई मामूली आदमी नहीं है यू नो ठीक है, ये जो क्लोरीन है ये मामूली इंसान नहीं है, ये अनकंट्रोल्ड रिएक्शन कर देगा यहाँ पे। एक आपको बात बताती हूं मैं, लैब्स में अगर मुझे कभी कोई HCl या ये ग्रुप बनाना होता है ना, तो मैं इस मेथड से नहीं बनाऊंगी कभी, क्यों नहीं बनाऊंगी, ये इंडस्ट्रियल लेवल पे हो सकता है बट लैब्स में नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि ये जो मेथड है ना, इस मेथड में मल्टीपल स्टेजेस आ जाती है, ये रिएक्शन होती चली जाती है सनलाइट की प्रेजेंस में, फिर से Cl को अटैक कर देगा, फिर अटैक कर देगा, कब तक अटैक करता है, जब तक सारे हाइड्रोजन को रिप्लेस ना कर दे, ठीक है। तो अब क्या होगा ना, फिर से Cl को अटैक करेगा इस पे आके, मैं एक साथ लिख दे रही हूं, ठीक है, बुक्स में कैसे लिखा होगा CH3 आएगा फिर Cl2 आएगा, फिर प्रोडक्ट मैं डायरेक्ट बता रही हूं, ये फिर से Cl को अटैक करेगा H mu की प्रेजेंस में, ठीक। तो क्या बन जाएगा मैम, अब बनेगा देखो एक हाइड्रोजन हटाओ यानी कि 2 हाइड्रोजन बचे और एक की जगह 2 क्लोरीन आ गए, एक और क्लोरीन अंदर आ गया, फिर एक HCl बाहर निकल गया, ठीक है। पर Cl2 भाई साहब रुकने से नहीं है ना, क्योंकि ये कोई मामूली आदमी नहीं है, ठीक है। फिर Cl2 H mu की प्रेजेंस में रिएक्ट करेगा प्लस HCl बनाओगे प्लस HCl, ठीक। फिर से Cl को अटैक कर देगा बेटा, फिर से Cl को अटैक करेगा H पास। अच्छा अब मैं फिर से रिएक्ट करा दूं, नहीं नहीं माना ऐसा करो, फिर से रिएक्ट करो 10 बार रिएक्ट, ये रिएक्शन में क्लोरीन के फ्री रेडिकल आएंगे बेटा, ये जैसे फ्री रेडिकल आएंगे कार्बन अटैक कर देंगे, तो हाइड्रोजन को निकलना पड़ेगा, वो पहले बॉन्ड नहीं टूटा, डिफरेंस है दोनों चीजों में, सिग्मा बॉन्ड पहले नहीं टूट रहा है, पहले क्लोरीन आके अटैक कर दे रहा है, ठीक है, और क्लोरीन तो थोड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिव है भी, तो वो आ जाएगा उसके अंदर। फिर समझते हैं इसको मैम, ये तो समझ गए थे, ये अटैक करेगा क्लोरीन अंदर जाएगा, हाइड्रोजन बाहर आएगा, तो CH3Cl बन गया। पर आगे की कहानी में क्या हुआ, ये रिएक्शन एक अनकंट्रोल्ड रिएक्शन है, ये सनलाइट की प्रेजेंस में जब रिएक्शन होनी स्टार्ट होती है ना, तो Cl2 बार-बार अटैक करता जाता है, कब तक अटैक करता जाता है, मैं और एक बार रिएक्शन करा दूं, नहीं तब तक अटैक करेगा जब तक सारे हाइड्रोजन को बाहर ना निकाल दे, एक Cl अंदर जा रहा है हाइड्रोजन को बाहर निकाल रहा है, फिर अंदर जा रहा है हाइड्रोजन को बाहर निकाल रहा है, फिर अंदर जा रहा है फिर बाहर निकाल रहा है, अब सारा नहीं करना मैं नीचे गिर जाऊंगी, ठीक है। तो क्लोरीन अंदर जा रहा है हाइड्रोजन बाहर जा रहा है, ठीक, ये होता जा रहा है, कब तक मैम, जब तक सारे हाइड्रोजन को बाहर निकाल देता। आप अभी बात मुझे खुद से बताना, हमने लिख लिया CH4 4 हाइड्रोजन थे, यस मैम 4 प्रोडक्ट्स मिल गए, देख रहे 4 प्रोडक्ट, क्यों 4 प्रोडक्ट, क्योंकि हर बार रिप्लेस करना था, भाई हाइड्रोजन आ रहा है हाइड्रोजन को बाहर निकाल रहा है, तो 4 बार हाइड्रोजन अटैक कर दिया। आप मुझे 4 बताओ C2H6 में कितने प्रोडक्ट्स बनेंगे, बताओ अगर मैं इसकी रिएक्शन Cl2 से करा दूं तो हाइड्रोजन को रिप्लेस करना चाहेगा, बताओ इसकी प्रेजेंस में मतलब कितने कितने प्रोडक्ट्स बन जाएंगे, बताओ बताओ जल्दी से बताओ, फटाफट से बताओ। सबसे पहले मैं आंसर दिया है, अरे यार हट गया नाम, मे बी पता नहीं भूल गई मैं, ठीक है। तो सबसे पहले आंसर बहुत सारे बच्चों ने दिया है, तो करेक्ट आंसर बेटा 6, और सभी ने एक गलत आंसर दिया है मेरे पास, 6 प्रोडक्ट्स बन जाएंगे, 6 बार रिप्लेस करेगा,
ठीक है। अच्छा इसमें एक और चीज आप बोल सकते हो, ये क्या है, ये है क्लोरोमीथेन, है ना, मिथाइल क्लोराइड या क्लोरोमीथेन, मैं लिख देती हूँ मिथाइल क्लोराइड, क्लोरोमीथेन बोल सकते हो, दोनों एक चीज है। ये क्या है, डाइमिथाइल मीथेन, है ना, या फिर सॉरी डाइक्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन या फिर मीथेन डाइक्लोराइड, कुछ भी बोलने की बात है, मीथेन डाइक्लोराइड। अच्छा ये क्या है, मैं मीथेन ट्राइक्लोराइड, सही बात है, पर इसका एक और बहुत फेमस नाम है क्लोरोफॉर्म। हाँ वही जो तुम सोच रहे हो, क्लोरोफॉर्म, ठीक है, या तो ट्राइक्लोरोमीथेन बोल दो, है ना, ट्राइक्लोरोमीथेन बोल दो, या मीथेन ट्राइक्लोराइड बोल दो, और या फिर क्लोरोफॉर्म बोल दो, क्लोरोफॉर्म वही वाला, ठीक है, वही वाला। वो मूवी देखी तुमने, दे दनादन, दे दनादन दे, मुझे पता नहीं क्यों से वही याद आती है मूवी, मैंने उसको ऐसे कुछ वो सुनाता है और वो बेहोश हो जाता है, फिर वो बांटने चला जाता है सारा सामान, है ना। चल हाँ, और ये क्या, ये तो टेट्राक्लोराइड है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, समझे, लिख लेना इसको। चलो तो ये हमारा रिएक्शन है सब्स्टिट्यूशन हैलोजिनेशन। अब यहां तक तो किसी को कोई डाउट नहीं होगा, मैं समझ रही हूं बात को, बहुत सारी क्लियर नहीं आ गया। अब एक लाइन याद रखना कि ब्रोमिनेशन जो है, ये तो क्लोरीनेशन पढ़ा, हैलोजिनेशन में ब्रोमिनेशन प्रॉपर सेम रिएक्शन दे देगा बेटा, एकदम सेम रिएक्शन दे देगा ब्रोमिनेशन में एकदम सेम रिएक्शन, भाई Br2 आएगा, अटैक करेगा, क्या बोलते हैं, ब्रोमोमीथेन बना देगा, सेम रिएक्शन, ठीक है मैम। अब आप आयोडीनेशन में आप सेम रिएक्शन करोगे, पर कराते हो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जैसे कि HiO3 और HNO3। यही रिएक्शन में जब मैं आयोडीनेशन कराऊंगी, सेम रिएक्शन में अगर मैंने आयोडीनेशन कराया तो मैं कराऊंगी उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में, लेकिन क्यों मैम, तब समझते हैं क्यों। सपोज मैंने आयोडीनेशन कराया, मतलब मैंने लिया CH4, मैंने आयोडीन से रिएक्ट कराया, जैसे Cl2 ले वैसे I2 ले लिया इस बार मैंने, तो आप लोगों का बन जाएगा CH3I + HI, ठीक है। तो दिक्कत क्या थी, दिक्कत है HI में, दिक्कत है भाई साहब इनमें, ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, ये हाइड्रोजन आयोडाइड एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, जिसकी वजह से ये इस रिएक्शन को रिवर्सिबल कर देता है। तो जैसे CH3 बना तुरंत CH4 भी बनने लग गया, वापस से बैकवर्ड आ गई रिएक्शन बैकवर्ड आ गई, ठीक। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है, तो अगर इसको हमें बचाना है रिडक्शन होने से, ये रिड्यूसिंग एजेंट रिड्यूस करने लग जाएगा, इसको ये बना देगा वापस से, तो हम बोलते हैं इस रिएक्शन को कराओ किसकी प्रेजेंस में, यहां पे प्रेजेंस लगानी पड़ेगी मैम HNO3 और या फिर HiO3। वो क्या करेंगे, वो इसको ऑक्सीडाइज करेंगे। भाई रिड्यूसिंग एजेंट रिड्यूस करना चाह रहा है, उसका उल्टा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगा दो, वो ऑक्सीडाइज करना स्टार्ट कर देगा, बताओ आया ना। मूनलाइट में नहीं होता है क्या, नहीं मूनलाइट में नहीं होता बेटा, मूनलाइट में तो तुम डिनर करने जाओ, ठीक है, फिलहाल सनलाइट में हो गई ये रिएक्शन, ठीक है। चलो तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है। अच्छा अब आप मुझे बताओगे, मैम नहीं बताएंगे, आप बताओगे फ्लोरीनेशन में क्या होता होगा, बताओ इन द चैट बॉक्स, फ्लोरीनेशन में क्या होगा, इन द शेयर बॉक्स बताओ जल्दी से, शेयर बॉक्स में। हाँ, उनो रिवर्स कर दिया हमने इसमें, वो कह रहा है कि भाई उनो, वो क्या कह रहा है, वो बोल रहा है कि हम तो रिड्यूसिंग एजेंट बना दिया, हमने उनो रिवर्स कर दिया, हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दिया, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट आपस में बिजी हो गए भाई साहब दोनों, और ये हमारा CH3I बन के आने लगा। बताओ जल्दी से बताओ, सेम हो जाएगा। वेरी, अभिषेक ने सबसे पहले आंसर दिया है, श्वेत नहीं, सुयश शायद, उन्होंने बहुत सारे बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया, पर बहुत सारे बच्चों ने गलत आंसर भी दिया है। फ्लोरीनेशन वाली रिएक्शन नहीं होगी, नॉट टेक प्लेस। क्यों नहीं होगी, इतना पिटोगे तुमने बात, मुझे लास्ट लेक्चर देखो जाके, फ्लोरीनेशन की रिएक्शन हो नहीं सकती भाई, फ्लोरीन F2 तुम तोड़ने की सोच रहे हो, इतनी फास्ट रिएक्शन होगी ना, और इतनी एक्सोथर्मिक हो जाएगी, हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे रिएक्शन को, ठीक है। तो फ्लोरीनेशन हम इस प्रोसेस से कभी नहीं कराते हैं, ठीक, फ्लोरीनेशन तो पढ़ेंगे नहीं। यस चल, कह रहे फ्लोरीनेशन में फ्लोरीन आ जाएगा, वाह बेटा वाह, फ्लोरीन तो आ जाएगा, बट बेटा तुम्हारी कोई रैंक आ पाएगी, फ्लोरीन तो आ जाएगा, तुम्हारी रैंक आएगी कि नहीं आएगी, हां कि फ्लोरीन के साथ तुम थोड़ा सा स्लो है बोलना, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन आयोडाइड बन रहा है, विच इज रिड्यूसिंग एजेंट, तो रिवर्सिबिलिटी हटा सकते हो, बिल्कुल हटा सकते हो। हम क्या यूज करेंगे, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे HNO3 HiO3। फ्लोरीनेशन तो बहुत ही वायलेंट रिएक्शन है, कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, बहुत तेजी से होने लग जाएगी। तो आपने देखा सबसे तेजी से रिएक्शन फ्लोरीन करता है, फिर क्लोरीन करता है, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन करता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन है फ्लोरीन सबसे आगे, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, ठीक है क्लियर, टू वायलेंट टू बी कंट्रोल। यस चलो, तो हैलोजिनेशन में रेट ऑफ रिप्लेसमेंट जो हो रहा है हाइड्रोजन का एल्केन का। अच्छा अभी आपसे पूछा जा सकता है, बोलेंगे चाहिए बताओ किस तरीके से रेट ऑफ रिप्लेसमेंट हो रहा है हाइड्रोजन का, मतलब 3 डिग्री में सबसे पहले हुआ है, 2 डिग्री में 1 डिग्री में, तो मैम 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री क्यों, क्योंकि अभी मैंने आपको एक बात बोली, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है, यहाँ पे भी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। और हम सभी ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पहले चैप्टर में ये बात पढ़ी है कि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म और कार्बोकैटायन दोनों में स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, ठीक। तो 3 डिग्री वाला सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। ये हमने पढ़ा है ऑर्गेनिक में कि फ्री रेडिकल और साथ ही साथ पोटेशियम क्यों डालोगे, हम हैलोजिनेशन की बात कर रहे हैं, हैलोजन ऐड करने की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो फ्री रेडिकल और कार्बोकैटायन दोनों में स्टेबिलिटी ऑर्डर 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री होता है, सब कुछ डिटेल में समझाया क्यों होता है, क्योंकि भाई जो मिथाइल ग्रुप्स लगे होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स दे रहे होते हैं कार्बन को, तो फ्री रेडिकल वाला जो कार्बन है उसका इलेक्ट्रॉन है, तो वो इलेक्ट्रॉन आपस में थोड़ा बॉन्ड रख सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए फ्री रेडिकल में ये स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है। तो रेट ऑफ रिप्लेसमेंट है वो हाईएस्ट होगा 3 डिग्री वाले एल्केन में, क्योंकि उसमें हो रहा है फॉर्मेशन ऑफ मोर स्टेबल फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट, जो मैंने आपको बोला। तो 3 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री और फिर उसके बाद नॉर्मल मिथाइल ग्रुप। ये छोटी-छोटी चीजें जितना होगा समझा करो, जितना कार्बन की जगह हम 2 डिग्री लूंगी, तो ये रिएक्शंस में दो चीजें बताएगी। आप रिएक्टेंट साइड क्या ले रहे हो, एल्केन और क्लोरीन, तो वो बोल रहे हो हैलोजन ले रहे हो, हैलोजन। अगर फ्लोरीन है तो बहुत अच्छी रिएक्शन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। अगर आप एल्केन देख रहे हो तो 3 डिग्री सबसे अच्छी रिएक्शन, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। तो दोनों के बारे में आपको ये बात बता दी गई। बताओ लिख दो, लिखना है। आयोडीन वाला से बताओ, आयोडीन में बेटा सेम रिएक्शन है, CH4 + I2 करोगे सेम है, CH3I बन जाएगा और HI बन जाएगा। पर ये जो HI बना है ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये जैसे ही बनता है ये रिडक्शन करना शुरू कर देता है। क्या करना स्टार्ट कर देता है, रिडक्शन। तो ये इस रिएक्शन को रिवर्सिबल कर देता है। भाई ये आयोडीन के साथ रिएक्ट करके CH3I बना रहा है, ये हाइड्रोजन आयोडाइड फिर रिडक्शन करने में लग गए, ये भाई सब रिडक्शन करने में लग गए, I2 बनाने लगे वापस से, तो इस वजह से ये रिएक्शन रिवर्सिबल होती है। तो आयोडीनेशन कर सकते हो, पर आपको HNO3 या फिर HiO3 उठाना पड़ेगा। अगर आप ये उठा लिया तो रिएक्शन एक डायरेक्शन हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ये दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो जब आयोडीनेशन करोगे तो रिएक्शन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल देना, ताकि ये आपस में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट को ऑक्सीडाइज कर रहा है और रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को रिड्यूस कर रहा है, तो आपस में खेल रहे हैं अपना, और हमें CH3I मिलता चला जाएगा। तो रिड्यूसिंग एजेंट बन रहा है, इसलिए आयोडीनेशन में आयोडीन वाले कार्बन के साथ लगाना है, तो हमें ऑक्सीडेशन करना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट करना पड़ेगा। बताओ क्लियर, आगे बहुत सारे क्लियर, ठीक है। चलो जा रहे हैं कंबशन आप 3 स्पन पढ़ी होगी तुमने, जरूर पढ़ी होगी ऑक्साइड। और ये जो लिखा है कंबशन, ये कंप्लीट कंबशन है। क्यों, क्योंकि पूरा कार्बन और ऑक्सीजन आपस में मिल गया, तो इस रिएक्शन को आप बोलते हो कंप्लीट कंबशन। तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं भाई, बहुत ही छोटी किस्म की बात है, छोटी किस्म की बात है, ठीक है। कंबशन की स्पेलिंग गलत है, कंबशन, अच्छा कंबसन लिख दिया है, याद है जब मैं बहुत लिखती थी, लिखती जाती हूं कैसे फॉर द
ज्यादा वैसे पिपट पिंपल हर चीज की स्पेलिंग लिख देती हूँ लिखते वैसा भी होता है। तीन टाइप के होते हैं, देखो एक इनकम्प्लीट भी होगा और एक आपका कंट्रोल्ड भी होगा। कंट्रोल्ड भी होगा, कहाँ गया कंट्रोल भी होगा। इसमें आपको कार्बन ब्लैक मिलता है कई बार, ये मतलब इनकम्प्लीट कंबशन, केवल कार्बन बन जाता है। जस्ट गिव मी वन सेकंड ना, जस्ट गिव मी वन सेकंड। हेलो हेलो ठीक है, रुकना ठीक है। कंबशन इनकम्प्लीट कंबशन मतलब पूरा कंबशन नहीं हो पाया, कार्बन ऑक्सीजन पूरा जुड़ नहीं पाया, दैट इज इनकम्प्लीट, कंट्रोल्ड भी होता है इस तरीके से। तो एल्केन्स को हम हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एयर या ऑक्सीजन से बोल सकते हैं, तो कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, पानी बनाता है और लार्ज अमाउंट में हीट बाहर निकलता है। मतलब ये हमेशा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, है ना, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक, क्योंकि इसमें हीट भी बाहर निकलेगी, इसमें हीट भी बाहर निकलेगी, ठीक है, इसमें हीट भी बाहर निकलेगी। तो ये देखो कितनी 890 किलो जूल पर मोल की हीट बाहर निकल रही है। हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है, ये याद करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और वाटर बन जाएगा, ठीक, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अच्छा, अब जैसे एक कार्बन है तो बैलेंसिंग इजीली हो रही है, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, पांच कार्बन, बैलेंसिंग में डिफिकल्टी आती जाएगी। तो बैलेंस में आपसे बोलूं कंबशन है, ठीक है, कंप्लीट कंबशन है, उसकी बैलेंस रिएक्शन बताओ, मतलब जनरल रिएक्शन का मेथड बताओ, जनरल रिएक्शन का मेथड बताओ। हेलो, बैलेंसिंग एल्केन्स क्या होते हैं, CnH2n+2, है ना, ये हमारे एल्केन्स होते हैं, ये हमारे एल्केन्स होते हैं, ठीक है। अब ये कैसे याद करेंगे, 3n+1/2, ये बैलेंसिंग का तरीका लिख दिया आपके लिए, 3n+1/2 टाइम्स ऑक्सीजन। तो अगर आपको बैलेंस फॉर्म लिखना है तो 3n+1 2 टाइम्स ऑफ ऑक्सीजन, और यहां से आपको मिल जाएगा n टाइम्स ऑफ CO2 और n+1 टाइम्स ऑफ H2O, n टाइम्स ऑफ CO2 और n+1 टाइम्स ऑफ H2O, n टाइम्स ऑफ CO2 एंड n+1 टाइम्स ऑफ H2O। ये रिएक्शन है हमारी, ठीक है, ये हमारी प्रॉब्लम सी है। यहाँ पे तो CnH2n+2 हमारा एल्केन होता है और इसमें ऑक्सीजन कितने टाइम्स होता है, तो आपसे ऐसे रिएक्शन बोले तो आप ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल्स कैसे बताओगे, आप बोलो 3n+1/2, मतलब बैलेंसिंग का दिमाग मत बनाना, बैलेंसिंग n क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन, बस उसी के बेसिस पे पूरी बैलेंसिंग हो जाएगी, उसी के बेसिस पे पूरी बैलेंसिंग हो जाएगी। इन द चैट बॉक्स बता दोगे, ये भी आ गया। कंबशन समझ में आया? अब कंबशन ये तो कंप्लीट वाला बता दिया मैंने आपको, है ना, बैलेंसिंग यहां भी है, आपको क्या करना है, आपको ये फार्मूला लगा देना, दैट्स इट, फार्मूला लगा दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर इन केस इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा है किसी एल्केन का, तो इसका इनकम्प्लीट का मतलब समझते हो, इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन का होना, इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन का होना इज, एक सेकंड देना, अब बस एक सेकंड रुकना, आई कॉल यू, जस्ट गिव मी अ मिनट। हेलो यार, मेरे में ना क्या होगा, इनकम्प्लीट कंबशन में ऑक्सीजन जो हम यूज कर रहे हैं वो बहुत ही इनसफिशिएंट अमाउंट में होगा, इनसफिशिएंट अमाउंट में होगा, इनसफिशिएंट अमाउंट में हमारे पास ऑक्सीजन होगा, ठीक है, इनसफिशिएंट अमाउंट में हमारे पास ऑक्सीजन होगा। तो यहाँ पे जो बनता है वो होता है कार्बन ब्लैक, और कार्बन ब्लैक ऐसी चीज होती है बेटा जो यूज होती है इंक के मैन्युफैक्चर्स में, ठीक है, हाँ सब ठीक है, पढ़ लो, अरे पता नहीं कुछ स्कैम ही होगा मेरी, ठीक है, आ जाओ। ओके, तो दिस इज फर्दर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ इंक, ठीक है, मैन्युफैक्चर ऑफ इंक, इंक के मैन्युफैक्चर में आप इसको यूज करते हो फर्दर, किसको, कार्बन ब्लैक को, कार्बन ब्लैक को। अच्छा, तो हमने कंप्लीट कंबशन पढ़ा, हमने इनकम्प्लीट पढ़ा, क्या कोई कंट्रोल्ड तरीका है, कोई ऐसा तरीका जिससे हम कंट्रोल्ड वे में रिएक्शन करा रहे हैं? बिल्कुल, कंट्रोल्ड वे में अगर रिएक्शन करानी है तो आपको कैटलिस्ट की प्रेजेंस में करानी होगी, और आप जो भी कैटलिस्ट लोगे उसके हिसाब से आपको प्रोडक्ट मिलेगा। मतलब आपको प्रोडक्ट देखो, एल्केन का ऑक्सीडेशन करने पे अल्कोहल मिल सकता है, एल्केन का ऑक्सीडेशन करने पे आपको एल्डिहाइड मिल सकता है, कुछ भी मिल सकता है, डिपेंडिंग आप कौन सा कैटलिस्ट यूज कर रहे हो, डिपेंडिंग आप कौन सा कैटलिस्ट यूज कर रहे हो। सपोज मैंने मीथेन उठाया, ऑक्सीजन से रिएक्ट कराया इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर, हाई टेंपरेचर, ये सारी रिएक्शंस कॉपर के प्रेजेंस में 523 केल्विन, इतना हाई प्रेशर, इतना हाई टेंपरेचर, इतना हाई टेंपरेचर, इतना हाई प्रेशर में अल्कोहल मिल जाएगा। वही सेम रिएक्शन मैं करूं, मैं मीथेन ले लूं, मैं ऑक्सीजन ले लूं और रिएक्शन करा दूं MO कैपिटल मोलिब्डेनम ऑक्साइड की प्रेजेंस में, इसकी प्रेजेंस में MO2O3 की प्रेजेंस में एल्डिहाइड मिल जाएगा, एल्डिहाइड मिल जाएगा, पहले अल्कोहल मिल रहा था, ठीक, तो इसकी प्रेजेंस में हीट कर दिया, एल्डिहाइड मिल गया। वही आपने क्या किया, आपने मैंगनीज एसिटेट की प्रेजेंस में रिएक्शन कराई, आपको अगेन यहां पे मिलता है सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ऑप्शन आपको आपसे बोला एल्केन का ऑक्सीडेशन कराओ, तो या तो मैम कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलेगा, या तो इनकम्प्लीट होगा, कार्बन ब्लैक और वाटर मिलेगा, या फिर कंट्रोल वे में कराओगे तो कैटलिस्ट पे डिपेंड करेगा। अगर आपने कैटलिस्ट लिया कॉपर 523 केल्विन टेंपरेचर रख दिया और 100 रेडियन के आसपास प्रेशर, तो हाई टेंपरेचर और प्रेशर में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा एक अल्कोहल में, उसी की जगह मैंने बोला यार नहीं मोलिब्डेनम के ऑक्साइड के साथ करते हैं वाटर, ठीक है, यही रिएक्शन आपने करा दी इन द प्रेजेंस ऑफ मैंगनीज एसिटेट, बहुत हाई, बहुत ही तेजी से रिएक्शन होगी, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। सो एल्केन्स को जब हम हीट करते हैं रेगुलर सप्लाई ऑफ डाइऑक्सीजन में हाई प्रेशर के साथ सिचुएटेड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, तो एल्डिहाइड, अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड कुछ भी मिल सकता है, डिपेंडिंग ऑन आप कौन सा कैटलिस्ट यूज कर रहे हो, डिपेंडिंग ऑन आप कौन सा कैटलिस्ट यूज कर रहे हो। आइसोमराइजेशन हेडिंग लगाइए, आइसोमराइजेशन, आइसोमराइजेशन हेडिंग लगाइए, आइसोमराइजेशन। मैं 1 मिनट में आ रही हूं, मेरे पास 1 मिनट लगेगा, ठीक है, आई विल बी बैक इन 1 मिनट, ठीक है। आइसोमर पता है ना सबको, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला, हां मैम। तो आइसोमराइजेशन क्या है, वो फिनोमेना जिससे आइसोमर बनेगा, वो फिनोमेना जिससे आइसोमर बनेगा उसको बोलते हैं आइसोमराइजेशन। कितनी देर चलेगी क्लास, 15 मिनट और, ठीक है, 15 मिनट और कितना बज रहा है, हां ऑलमोस्ट 15 मिनट, ठीक है। आइसोमराइजेशन एक केमिकल प्रोसेस होता है जिसमें ट्रांसफर होता है एक मॉलिक्यूल का अनदर मॉलिक्यूल में जिसका सेम एटम्स होते हैं पर अरेंजमेंट अलग होता है। कितनी बार पढ़ा है, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला को हम आइसोमर बोलते हैं, और ये प्रोसेस जिससे आइसोमर बनते हैं, ये फिनोमेना जिससे आइसोमर बनते हैं, इसे हम बोलते हैं आइसोमराइजेशन। मान लो A B C एक ग्रुप है, मैं इसको चलो जुड़ जाओ और ये ऐसे जुड़ गए B A C में। अब A B C को जोड़ा और इस तरीके से हमें कोई ग्रुप मिल गया, मतलब ये सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला देखो, दोनों में A B C ही है पर अरेंजमेंट अलग है। तो ऐसे फिनोमेना को, ये जो फिनोमेना हुआ, ये जिस फिनोमेना से हुआ, दैट इज आइसोमराइजेशन, दैट इज आइसोमराइजेशन। बताओ क्या रहेगी, आइसोमराइजेशन। एन एल्केन्स को उठा लो, आपने कोई एन एल्केन उठाया, उसे रिएक्ट किया, उसे हीट करवाया, सॉरी, किसकी प्रेजेंस में, एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में। हमने क्या किया, हमने उठाया CH3 CH2 4 CH3, इसको कैसे लिख सकते हो, CH3 1 2 3 4 CH3, ये उठा लिया मैंने, मेथ प्रोब्यूटेन हेक्स एन हेक्सेन उठाया मैंने, एन हेक्सेन उठा के रिएक्ट हीट करो इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, एनहाइड्रस AlCl3 सूखा, जिसमें हाइड्रेट ना हो, पानी ना हो, एनहाइड्रस AlCl3 से रिएक्ट करो। तो ये पता कैसे दिख रहा है, ये कैसे बन गया, ऐसे हो गया CH3 CH CH3 CH2 CH2 1 2 3 4 5 6, इसमें टूट गया प्लस प्लस, दूसरा ग्रुप क्या बना है CH3 CH2 CH2, ठीक है, CH CH CH2 CH3, 6 कार्बन है, दोनों का स्ट्रक्चर, इसका नाम लिखूंगी मैं, क्या बोलूंगी बताओ, 1 2 2 मिथाइल पेंटीन, मैं उसका नाम बोलूंगी क्या बोलूंगी, 3 मिथाइल पेंटीन, मिथाइल पेंटीन। आइसोमराइजेशन कर दिया हमने क्या किया, आइसोमराइजेशन कर दिया। मैं वापस से
समझो, मैंने एक एल्केन को उठाया एनहाइड्रस AlCl3 इन द प्रेजेंस ऑफ HCl के प्रेजेंस में हीट करना स्टार्ट किया, इसने आपको दो ग्रुप बना के दिए और ये दोनों अलग अलग स्ट्रक्चर बनाए, इनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट है इनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, तो ये होते हैं आइसोमर्स बन गए, है ना, आइसोमराइज हो गए, ब्रांच स्ट्रक्चर बन गए, स्ट्रेट चेन को उठाया ब्रांच स्ट्रक्चर बन गए, आइसोमराइजेशन, स्ट्रेट चेन उठाया ब्रांच स्ट्रक्चर बन गए, आइसोमराइजेशन, आइसोमराइजेशन में कोई दिक्कत? बताओ फटाफट से बताओ, आ गया पक्के से आ गया, पक्का वाला क्लियर है ना, क्लियर चलो लिख लो, पक्का वाला लिख लो ना, बताओ बेटा 2 टाइम्स ले लो, फिर ऐसे ले लो, ठीक है, उससे दिक्कत नहीं, बैलेंस तरीके से नहीं लिखा था, ठीक है, बट दोनों का स्ट्रक्चर अलग बन गया, बताओ क्लियर हो गया अच्छे से, परफेक्टली, वेरी गुड। हेडिंग लगाइए एरोमेटाइजेशन, बहुत इजी है, एरोमेटिक डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन, बेंजीन, बस सही सब बस यहां तक पहुंच गए तो समझ गए, एरोमेटाइजेशन मतलब बेंजीन रिंग जैसा कोई ग्रुप बना देना, दैट इज एरोमेटाइजेशन। ऑल्टरनेट पोजीशन पे पाई बॉन्ड लगा देना, दैट इज एरोमेटाइजेशन, है ना, तो एरोमेटाइजेशन कर देना मतलब एरोमेटिक ग्रुप, कोई सिंपलेस्ट एल्केन है, सिंगल बॉन्ड लगा है, उसको ऐसे करो कि रिंग लाइक स्ट्रक्चर में लगे और ऑल्टरनेट पोजीशन पे पाई बॉन्ड आ जाए, दैट इज एरोमेटाइजेशन, ठीक है। ऐसा प्रोसेस जिसमें हम कन्वर्ट करेंगे किसको, एलिफैटिक और एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, एलिफैटिक और एलिसाइक्लिक का मतलब पता है, एलिफैटिक ओपन चेन स्ट्रक्चर, एलिसाइक्लिक का मतलब फटाफट से, साइक्लिक मतलब रिंग और एलिसाइक्लिक मतलब एक रिंग बनी है बट वो एरोमेटिक ग्रुप नहीं है, साइक्लिक है पर एरोमेटिक नहीं है, जैसे ट्रायंगल को बना के बोल रहे हैं कि वो क्या है वो है एक साइक्लोप्रोपेन वैसे, है ना, तो ऐसे ग्रुप्स को उठाओ और इनको एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बना दो हीट की प्रेजेंस में, कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, 2 3 4, ठीक। अब मैंने इसको क्या किया, मैंने इसको 773 का 10 to 20 इतने हाई टेंपरेचर और इतने हाई प्रेजेंस में करा सकते हो, आप मैंगनीज ऑक्साइड की प्रेजेंस में करा सकते हो, ठीक, इस तरीके से। तो रिएक्शन में क्या होगा, ये 6 कार्बन 1 2 3 4 5 6, मैम 6 से कम हुए तो नहीं, 6 से कम हो सकते हैं बट एरोमेटिक ग्रुप बनेगा, आपके में से बेंजीन वाला तो आपको ही पढ़ना है, ये 6 कार्बन इस तरीके से लग जाएंगे, ऐसे ऐसे लगे, सोचिए 6 कार्बन, ये सब कार्बन है और इनके अल्टरनेट साइड पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, मतलब कितने कितने हाइड्रोजन रहेंगे, तो एक बॉन्ड हर एक से एक हाइड्रोजन, हर एक से एक हाइड्रोजन, हर एक से एक हाइड्रोजन लगा दो, यानी कि बेंजीन बन गया। ये इस तरीके से आप रिएक्शन कराते हो, एरोमेटिक ग्रुप बन जाता है, कहीं डबल बॉन्ड बना तो आपको पता है वो डीलोकलाइज होता है, हर कार्बन में बैठा होता है। अच्छा, इस पूरे प्रोसेस के थ्रू दो चीजें हुई हैं, दो चीजें, एक तो हुआ है डीहैलोजिनेशन हुआ यहाँ पे, क्यों मैम, डीहैलोजिनेशन मतलब डी मतलब रिमूवल, हैलोजिनेशन मतलब हैलोजन, रिमूवल ऑफ, सॉरी डीहाइड्रोजनेशन मतलब डीहाइड्रोजनेशन, क्यों मैम, क्योंकि यहाँ पे हुआ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, कैसे पता मैम, ध्यान से देखो, हर कार्बन से कितने सारे हाइड्रोजन लगे, पर हर कार्बन का हाइड्रोजन हटा के केवल एक हाइड्रोजन रह गया, यानी कि हर बार हाइड्रोजन बाहर निकला है, पहले हाइड्रोजन निकला तो कार्बन कार्बन ने बॉन्ड बनाया, देखो 2 बार हाइड्रोजनेशन हुआ, पहले हाइड्रोजन निकला तो कार्बन कार्बन ने बॉन्ड बनाया, इससे हाइड्रोजन को हटा दो तो कार्बन 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 कार्बन, सबसे 2 हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, देख रहे हो कैसे बोल रही हूं मैं, H2 बाहर निकला और तब जाके अल्टरनेट पोजीशन पे साइकिल बनती जाती है साथ ही साथ। तो ये दो चीजें होती है बेटा एरोमेटाइजेशन में 2 चीजें होती है, एक डीहाइड्रोजनेशन और साइक्लेशन है ना, साइकिल बन जाता है, यहाँ पे भी 3 बार H2 फिर से निकले, तो इस तरीके से हाइड्रोजन बाहर निकल जाते हैं, कितने सारे हाइड्रोजन देखो 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 14 हाइड्रोजन थे, कितने बचे 6 हाइड्रोजन बचे, 6 हाइड्रोजन बचे, है ना, तो 14 में से 6 हाइड्रोजन बचे केवल, मतलब कितने हाइड्रोजन चले गए सोचो, 14 में से केवल और केवल आपके पास बचे 6 हाइड्रोजन, 8 हाइड्रोजन बाहर चले गए, सोचो 8 हाइड्रोजन बाहर चले गए, ठीक है, बताओ आया हमारे पास हाइड्रोजन बाहर निकल रहे हैं, बताओ कितने से क्लियर हुआ, किस पर्ची बाकी सब खत्म हो गया, देखो क्या क्या हो गया मैम, कंबशन हो गया, आइसोमराइजेशन हो गया, एरोमेटाइजेशन हो गया, रिएक्शन विद स्टीम छोटा सा, फिर पाइरोलिसिस, छोटा सा बच्चा बस खत्म होने वाला है, छोटा सा बच्चा बस खत्म कर दे, बताओ कर दे, क्या बात है, सारे हां यार बाप रे बाप रे, खत्म कर देती हूं, ठीक है, ये प्रॉपर कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ मतलब स्टीम की प्रेजेंस में हीट कर दोगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन गैस बन जाती है, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना, ऑक्सीडेशन जब करा रहे हो, कंबशन मतलब जब करा रहे हो, ऑक्सीडेशन मतलब कंबशन, ऑक्सीजन का एडिशन, तो उसमें वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है, वहीं जब आप स्टीम के साथ मीथेन रिएक्ट करता है, स्टीम के साथ बहुत हाई टेंपरेचर लेके जाना पड़ता है, पानी के साथ रिएक्ट करने के लिए, क्यों, हमें पता है पोलर नॉन पोलर घुलते ही नहीं आपस में, बहुत हाई टेंपरेचर 1200 केल्विन मतलब एक्सट्रीमली हाई टेंपरेचर ले गए और निकल कैटलिस्ट डाल दिया, तो यहां से बनता है, आपको मिलता है कार्बन मोनोऑक्साइड और डाइहाइड्रोजन। जब आपको इंडस्ट्री में हाइड्रोजन प्रिपेयर करना होता है ना, तो आप इसी मेथड से करते हो, आप बोलते हो स्टीम और एल्केन को रिएक्ट करो, तो बहुत हाई टेंपरेचर बहुत ज्यादा अमाउंट में आपको हाइड्रोजन मिलता है, एक मीथेन का मॉलिक्यूल आपको 3 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल दे रहा है, तो इंडस्ट्री लेवल पे हाई अमाउंट में जब आपको हाइड्रोजन बनानी है तो आप इस मेथड को यूज करते हो, ठीक है, हर कैटलिस्ट अपना काम होता है, बेटा डिपेंडिंग ऑन कौन सी रिएक्शन करा रहे हो ना, हर कैटलिस्ट तो काम ही नहीं करते, ऐसा नहीं कुछ भी कोई भी कैटलिस्ट डाल दो रिएक्शन हो जाएगी, हर कैटलिस्ट का अपना एक रोल होता है, ठीक है, चलो तो ये था। अच्छा, पाइरोलिसिस का मतलब क्या समझते हो, पाइरोलिसिस का मतलब ब्रेकडाउन है, पाइरो मतलब हीट से रिलेटेड, ऐसे जला दो, समझ रहे हो, जला दो उसको, जैसे तुम उसको देख के जलते हो ना, बस जब उसको देख के जल रहे हो ना वैसे ही उसको जलाना है तुमको, उतना ही जला दो बस, तो बहुत है ना। तो अगर आपने बहुत हाई एल्केन्स आपने उठा लिया, जैसे 6 कार्बन 7 कार्बन 8 कार्बन 9 कार्बन 10 कार्बन 12 कार्बन 15 कार्बन हाई एल्केन्स को उठा लिया और तोड़ना है, छोटे छोटे कार्बन में तोड़ना है, 12 कार्बन उठा लो, 16 कार्बन उठा लो, छोटे छोटे कार्बन में तोड़ना है, तो कैसे तोड़ोगे, तो बोलोगे पाइरोलिसिस कर दो, हीट कर दो, है ना, हीट कर दो उसको, और इसी डिकम्पोजिशन में जिसमें छोटे छोटे फ्रेगमेंट हीट कर दो हाई टेंपरेचर पे, अगेन तो टूट जाते हैं और छोटे छोटे से एल्केन बना लेते हैं, छोटे छोटे से एल्केन बना लेते हैं, और इसी डिकम्पोजिशन में जिसमें छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स बनते हैं किसी एप्लीकेशन ऑफ हीट की वजह से, उसे आप बोलते हो पाइरोलिसिस, या फिर आप क्रैकिंग भी बोलते हो, मतलब आप इसको क्या करोगे, आप इसको तोड़ दोगे, ठीक है। तो मैंने एल्केन उठाया, मैंने उसको बहुत हाई टेंपरेचर हीट कर दिया, 700 केल्विन 800 केल्विन इस तरीके से, है ना, हां एल्केन को जेलसी में जला डालो केवल, ठीक है, एल्केन को जेलसी में जला डालो, इस तरीके से करेगा, डिपेंड करेगा कैटलिस्ट क्या ले रहे हो, अब डिपेंड करता है कैटलिस्ट क्या है, तो हो सकता है हाइड्रोजन और कार्बन का बॉन्ड टूट जाए, हो सकता है कार्बन कार्बन का बॉन्ड टूट जाए, तो इस तरीके से यहाँ पे रिएक्शन होती है, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे रिएक्शन होती है। और समझते हैं पाइरोलिसिस के बारे में, पाइरोलिसिस एल्केन का होना बिलीव किया जाता है कि फ्री रेडिकल रिएक्शन है, यहाँ पे भी मैकेनिज्म हो, कहां नहीं लग रही है, जो पेट्रोलियम गैस आ रही है, जो पेट्रोल गैस आ रही है, जो ऑयल गैस आ रही है, गैसेस वगैरह जो आ रही है, केरोसिन को तोड़ के बनती है, इसका पाइरोलिसिस करते हैं, बहुत हाई अमाउंट में, हाई टेंपरेचर में इसको तोड़ने की कोशिश करते हैं, तो ये क्या बना देता है, ये बना देता है पेट्रोल गैस, है ना, पेट्रोल गैस या फिर ऑयल गैस बना के देता है, ठीक है, यस मैम। पेट्रोल इन्वॉल्व्स द प्रिंसिपल ऑफ पाइरोलिसिस, फॉर एग्जांपल डोडिकेन, अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ केरोसिन ऑयल, जो केरोसिन ऑयल जिससे मिलकर बना होता है डोडिकेन होता है, मतलब समझ रहे हो, डोडिकेन का मतलब समझ रहे हो, डोडिकेन क्या होता है, मतलब 12 कार्बन वाला एल्केन, है ना, तो इसके प्रेजेंस में आप 973 टेंपरेचर लेवल केल्विन का इसको तोड़ दो, तो ये हेप्टेन पेंटेन अदर प्रोडक्ट्स दे देता है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स लिखने नहीं, बट रिएक्शन समझो क्या होगी, जब हम 12 कार्बन ले लें तो C12H26 को उठा लो, C12H26 900 केल्विन टेंपरेचर के आगे टेंपरेचर रख दो, और प्लैटिनम पैलेडियम या निकल तीनों में से कोई भी कैटलिस्ट रख दो, इस प्रेजेंस में हमें कितने सारे छोटे छोटे एल्केन्स मिल रहे हैं, हमें हेप्टेन मिल रहा है, हमें पेंटेन मिल रहा है, हमें बहुत सारे छोटे छोटे अदर प्रोडक्ट्स मिलते हैं जो दिखाई नहीं जाते हैं, बट फिर भी आप इसको एज इट इज लिख सकते हो, बताओ आया, तो मतलब कितनी सारी चीजें पाइरोलिसिस के थ्रू बना रहे हैं, सो दिस इज पाइरोलिसिस। आज का लास्ट टॉपिक इज कन्फॉर्मेशंस, हेडिंग लगा लीजिए, बताओ कन्फॉर्मेशन अनक्वालिटी, ऐसा क्यों किया,
एकदम अच्छे ऐसे वाले बच्चे होते क्या है, ठीक है ठीक है। चलो आ जाओ, तो एक सुनो सुनो बताती हूँ, आप बोल रहे हो कार्बन और हाइड्रोजन लगा है, कैसे लगा है, कैसे लगा है, चलो आगे कार्बन नीचे, ऐसे तो लगे हो सकते हैं, यहाँ कार्बन है उसके ऊपर कार्बन है, नीचे कार्बन है, ठीक है, ये किसी भी तरीके से लगे हो सकते हैं। तो इसके बेसिस पे आप बनाते हो कॉन्फॉर्मेशंस, कॉन्फॉर्मेशंस का एक स्पेशल अरेंजमेंट है ये, कार्बन ऐसे हो सकता है, ये हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन कार्बन कार्बन बॉन्ड आर कॉल्ड कॉन्फॉर्मेशंस। आपको पता है जब सिंगल बॉन्ड लगे होते हैं ना, ये जो कार्बन कार्बन के बीच में जब सिग्मा बॉन्ड होता है ना, सिग्मा बॉन्ड होता है फ्री रोटेशन, ऐसे घुमाओगे ना घूमता जाएगा ऐसे ऐसे, ये घूम रहा है, सोचो ये घूम रहा है, अब आप समझ लो घूम रहा है मतलब हो सकता है कार्बन कार्बन आगे पीछे आ गया, हो सकता है बगल बगल में आ गया, हो सकता है जस्ट एक दूसरे के पीछे आ गया, हो सकता है इधर आ गया, इधर इधर कितने सारे कॉन्फॉर्मेशन हो सकते हैं। इमेजिन करो एक कार्बन दूसरा कार्बन, ठीक, हमने इसको घुमाया क्योंकि सिग्मा बॉन्ड होता है फ्री रोटेशन, नोट करिए सिग्मा बॉन्ड होता है बेटा फ्री रोटेशन, घूम रहे हैं इस तरीके से इस तरीके से इस तरीके से इस तरीके से, तो ये अलग अलग तरीके से पोजीशन बना सकते हैं और इन्हें ही आप बोलते हो कॉन्फॉर्मेशंस। क्या बोलते हो इन्हें, आप क्या बोलते हो कॉन्फॉर्मेशंस, क्या बोलते हो कॉन्फॉर्मेशंस, क्या बोलते हो कॉन्फॉर्मेशंस, ठीक है। हां हां, एल्केन्स कैन देयरफॉर हैव एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉन्फॉर्मेशंस। मैंने इनफाइनाइट क्यों देखा ना, ऐसे हमारे ऐसे ऐसे कहीं भी कार्बन लग सकता है, कहीं लग सकता है कार्बन, बाय रोटेटिंग अराउंड कार्बन कार्बन बॉन्ड, कार्बन कार्बन को घुमाते जाओ इनफाइनाइट फ्री रोटेशन दिखाता है भाई, वो फ्री रोटेशन दिखा रहा है, वो रोटेशन रोटेट करता जा रहा है, घूम रहे बदल भी आ सकता हूं, हमारा सिग्मा बॉन्ड में पूरा बॉन्ड नहीं घूम सकता, समझे मेरी बात बताओ, एक कार्बन तो मेरे घूमे हुए बच्चों है ना, तो बहुत सारे इसमें क्या बन सकते हैं कॉन्फॉर्मेशंस बन सकते हैं। आइसोमर लगे, आइसोमर का मतलब ब्रांच लग जाना, ये लग जाना, कार्बन कार्बन में कुछ तरीके से हो जाना, ब्रांचेस वगैरह में कॉन्फॉर्मेशन होते हैं कि उसके जगह पे, ठीक है। चलो तो एल्केन्स में इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉन्फॉर्मेशन हो सकते हैं, यस ना। हाउएवर इट मे बी रिमेंबर्ड कि जो रोटेशन हो रहा है कार्बन कार्बन बॉन्ड का वो कंप्लीटली फ्री नहीं है भाई, हो सकता है कोई तरीके से फ्री नहीं है, इट इज हिंडर्ड बाय स्मॉल एनर्जी बैरियर। आप सुना, ऐसा नहीं है कि रोटेशन हो रहा है भैया वो तो घूमते जा रहे हैं, मतलब एक एल्केन कभी बैठे ही नहीं, वो तो घूमते ही जा रहे हैं, नहीं वो घूम रहे हैं, बट वो उसका जो रोटेशन है वो पूरी तरीके से फ्री नहीं है, हां थोड़ा थोड़ा घूम रहे हैं पर पूरी तरीके से फ्री नहीं है। ऐसा नहीं हम बैठे हैं कार्बन कार्बन घूम रहे हमें देख के चक्कर आ रहे हैं, ऐसा नहीं होता। वो जो रोटेशन होता है थोड़ा सा यू कैन से किसी की पकड़ में होता है, किसी की पकड़ में होता है, बैरियर इसमें हिंड्रेंस होता है, एक रुकावट होती है इसमें, पूरा ही फ्री होता है, ठीक है। तो यहाँ पे वीक रिपल्सिव इंटरेक्शन होता है, एक वीक रिपल्सिव इंटरेक्शन होता है इसके बीच में एडजेसेंट कार्बन कार्बन के बॉन्ड के बीच में, कार्बन कार्बन थोड़ा रिपल्सिव फोर्स लग रहा है, ठीक है, रिपल्सिव अट्रैक्शन हो रहा है और इस टाइप के रिपल्सिव इंटरेक्शन को भी आप बोलते हो टॉर्शनल स्ट्रेन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है, एक नंबर पे पूछा जा सकता है, व्हाट इज टॉर्शनल स्ट्रेन। तो याद रखना द फ्री रोटेशन दैट वी आर सेइंग कि फ्री रोटेशन है कार्बन में, इट इज नॉट कंप्लीटली फ्री, कार्बन में घूम रहे कार्बन पर वो कंप्लीटली फ्री नहीं है कि कभी भी मना तो घूम ले, नहीं, उनके बीच में रिपल्सिव इंटरेक्शन होता है, थोड़ा सा रिपल्शन ही हो रहा है, रुकावट भी होगी उसमें, और उसी रुकावट को आप बोलते हो टॉर्शनल स्ट्रेन, उसे आप क्या बोलते हो टॉर्शनल स्ट्रेन। वापस सुना एनसीईआरटी निकल कर, इट मे बी रिमेंबर्ड दैट द रोटेशन अराउंड कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड इज नॉट कंप्लीटली फ्री, पूरा फ्री नहीं है भाई साहब, हिंडर्ड है, रुकावट है किसकी, छोटी सी एनर्जी एक से लेकर 20 किलो जूल, मतलब एक तरीके से एनर्जी काफी कम है ना, 300 800 जूल तक पड़ रहे हैं किलो जूल तक, और ये 1 से 20 किलो जूल बहुत कम नहीं है, बहुत ज्यादा नहीं है, पर थोड़ी सी कमी बोल सकते हैं, 1 से लेकर 20 किलो जूल पर मोल में इसमें कुछ रुकावट आ रही है, वो क्या है, एक वीक रिपल्सिव इंटरेक्शन है किसके बीच में, कार्बन कार्बन के बीच में, और इसको क्या बोलोगे इस इंटरेक्शन को, टॉर्शनल स्ट्रेन, टॉर्शनल स्ट्रेन क्या बोलेंगे, टॉर्शनल स्ट्रेन। अच्छा अब बस इसको एक स्लाइड और में क्या है बस, ठीक है, दो स्लाइड्स और बस सुना। कॉन्फॉर्मेशंस में आपको क्या बताया जा रहा है, दो तरीके के हो सकते हैं, अब मैंने इमेज लगा दी ताकि आप समझो, देखो दो तरीके का कॉन्फॉर्मेशन, तीन होते हैं बट मेनली दो, चलो तीन बताती हूं। पहले सुनो, एक होता है इक्लिप्स कॉन्फॉर्मेशन, इक्लिप्स कॉन्फॉर्मेशन, एक बात बताओ इक्लिप्स सुना है, इक्लिप्स मतलब ग्रहण, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण सुना है सबने, सोलर ल्यूनर इक्लिप्स, सोलर इक्लिप्स, इक्लिप्स वाला नाम सुना है, हां इक्लिप्स मतलब समझते हो, तो ग्रहण होता क्या है, किसी ने सुना है, मम्मी कहती है ऊपर मत देखना छत में, क्या सच में नहीं देखना चाहिए या वहम है, सच में नहीं देखना चाहिए, क्यों नहीं देखना चाहिए, क्या होता है, मैं भी ज्योग्राफी में नहीं होंगी, बट वो क्या है, एक सूरज चांद के पीछे आ जा रहा है या फिर चांद सूरज के जस्ट पीछे आ जा रहा है, दैट इज इक्लिप्स, और इक्लिप्स कॉन्फॉर्मेशंस बस यही है, और तुमने ये जान डाला तो तुम समझ लो लाइक झिंगा लगा, ठीक है, ये एक लाइन तुमने समझ ली ना तो आपको कॉन्फॉर्मेशंस क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि इसके अलावा जो है देखो अगर वो जस्ट एक दूसरे के पीछे आ गए, इक्लिप्स जस्ट एक दूसरे के पीछे, तो यानी जितना पास आ सकते थे आ गए, आप ही बात जस्ट पीछे आना तो जितना पास, क्योंकि इसके इधर 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 ऐसे रोटेशन हो रहा है तो जस्ट पास सबसे पास होंगे, जब एकदम सामने आ जाएंगे दूर जाएंगे तो फिर एंगल बढ़ेगा ना, तो जस्ट पास जब आ जाते एकदम सामने सामने एक दूसरे के, तो उसे हम बोलते हैं वो है हमारा इक्लिप्स कॉन्फॉर्मेशन। इक्लिप्स कॉन्फॉर्मेशन क्या है, कॉन्फॉर्मेशन क्या है मैम, जब हमारे हाइड्रोजन एटम हमारे कार्बन एटम एक दूसरे से जितने पास आ सकते हैं पास आ जाते हैं, मतलब एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं, दैट इज इक्लिप्स कॉन्फॉर्मेशन। अब सुना, जितने पास आ सकते थे उसको इक्लिप्स बोला, तो जितने दूर जा सकते हैं उसको क्या बोलोगे, स्टैगर्ड, इक्लिप्स कॉन्फॉर्मेशन, ठीक है। इक्लिप्स मतलब जितने पास ला पाओ ले आओ, ठीक, इसको कार्बन कार्बन को हाइड्रोजन हाइड्रोजन को जितने पास ला पाओ ले आओ, एक थोड़ा सोलर इक्लिप्स ल्यूनर इक्लिप्स ऐसे याद रखना। स्टैगर्ड जितने दूर ला पाओ, जितने दूर ले आओ, जितना सबसे मैक्सिमम एंगल पे हो सकता है ऐसे घुमाओ जितना मैक्सिमम एंगल पे आ जाए, स्टैगर्ड इक्लिप्स। स्क्यू इक्लिप्स बचे हुए सारी पोजीशंस जो है वो स्क्यू पे आ जाएंगी। चलो समझते हैं, हाइड्रोजन atoms are as close together as possible, eclipse conformation. Hydrogen atoms are as far as possible, staggered conformation. Any other intermediate conformation is called a skew conformation. No change in bond length, bond angle. Skew तो कह रहा है भाई इसके बीच में जो पड़े बस वो skew है, that's it. अच्छा अब आपसे मैं बोलूंगी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, staggered और क्या बोलते हैं eclipse में से ज्यादा स्टेबल कौन है, तो याद रखना staggered, जितना दूर कर पाओगे उतना कम ये repulsive force होगी और उतना स्टेबल होगा। staggered conformations are more stable. staggered वाले ज्यादा स्टेबल होते हैं eclipse conformation से। conformation समझे क्या होता है, रोटेशन, फ्री रोटेशन हो रहा है एल्केन ग्रुप में ना, किसी एल्केन फ्री रोटेशन हो रहा है सिग्मा बॉन्ड की वजह से, या तो एकदम पास आ जाएगा एकदम दूर चले जाएंगे, किसी एंगल पे लग जाएंगे, और उन्हें हम बोलते हैं conformations। conformations को आप दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हो, एक होता है Sawhorse projection और एक होता है Newman's projection। Sawhorse projection क्या कहता है, जितने पास लापरवाही से ले आओ और ऐसे एक दूसरे के पीछे लगा के दिखा दो इनको, ठीक। इस प्रोजेक्शन में क्या होता है, मॉलिक्यूल को वीक किया जाता है मॉलिक्यूलर एक्सिस के थ्रू। ये मॉलिक्यूल की जो एक्सिस है, यहां से देखो, अच्छा कार्बन है फिर कार्बन है और ऐसे लगे। अब आप मुझे एक बात बताओ, ये देखो कितना अच्छा लिखा है आपने, इक्लिप्स भी बना है, स्टैगर्ड भी बना है, इथेन है, इथेन एक कार्बन है, एक कार्बन, दो कार्बन है ना, दो कार्बन और 6 हाइड्रोजन है। अब वो इक्लिप्स क्यों, ये स्टैगर्ड क्यों, समझो इसको ध्यान से देखो, ध्यान से मत देखना, ध्यान से देखना, समझ में आएगा। अगर ये टॉपिक कल शुरू करेंगे कुछ नहीं समझ पाओगे, सब दिमाग से चला जाएगा। अभी आएगा, सुनना, एक कार्बन के आगे कार्बन, कार्बन के पीछे कार्बन, कितने कार्बन है ना, तो एक कार्बन दूसरा कार्बन, ठीक। अब आप ध्यान से देखो, एक हाइड्रोजन ऊपर दूसरा ऊपर उस कार्बन के, मतलब अगर ये दो कार्बन लगे हैं, एक कार्बन यहाँ पे एक कार्बन यहाँ पे, तो जो ऊपर हाइड्रोजन उसके इधर भी ऊपर हाइड्रोजन है, मतलब इक्लिप्स हो गया, एक दूसरे को ढक दिया दोनों। ये देखो ये कार्बन और ये कार्बन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन एक दूसरे को ढक रहे होंगे। अच्छा ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन देखो एक दूसरे को ढक रहे होंगे, मतलब जब मैं इसको सामने से देख रही हूं ना तो पहला आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, देखो दो टाइप के कॉन्फॉर्मेशन आपको देखो, कार्बन ऐसा है क्या, जानी थैंक यू सो मच। इसके ऊपर हाइड्रोजन लिखूंगी पूरी 3D स्ट्रक्चर में, तो हमने आगे ग्रहण जैसा, दैट इज वो बोल रहा है भाई एक हाइड्रोजन ऊपर है तो बोला मैं नीचे लगा दूंगा हाइड्रोजन, मैक्सिमम एंगल में भेज दूं। स्टैगर्ड मतलब कितना दूर कर पाओ, दूर कर लगा दिया बगल में, मतलब इसने नीचे हाइड्रोजन लगा दिया, इसको सबसे दूर एंगल में, मतलब सो हॉट पेपर बाय ड्राइंग द सेंट्रल कार्बन कार्बन बना दो, कहीं भी बना दो और लॉन्गर स्ट्रेट लाइन बनाओ। अब जिसका अपर एंड है, जिसका अपर एंड है
को लाइन से दिखाओ, है ना, टिल्टेड लाइन से दिखाओ लेफ्ट हैंड साइड से, फ्रंट कार्बन को दिखाओ लोअर एंड, अब जो बता दिया बस वही दिखाएं, रियर कार्बन को दिखाओ अपर एंड से, है ना, हर कार्बन के पास 3 3 लाइन बना दो, बना दी 1 2 3, है ना, 3 3 लाइन बना दो, तो 3 हाइड्रोजन एटम्स। और अच्छा एक पॉइंट नोट करना, ये 120 डिग्री के एंगल होते हैं सब, जो लाइंस आपने लगाई ना उसमें हर एक एंगल 120 120 120 120 सब 120 डिग्री के एंगल है, सब के सब 120 डिग्री के एंगल में, ठीक। और इसी तरीके से दो इमेज आपको दिखा दी, बताओ क्लियर हुआ, हो गया तो बताओ फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट स्लाइड आएगी इसके बाद लास्ट स्लाइड, एग्जैक्ट 2 घंटे की क्लास है आज, कितनी देर बची 2 घंटे होने में, अच्छा 2 घंटे हो गए क्या, 2 घंटे 5 मिनट की क्लास है आज रवि सर का रिकॉर्ड क्या बात है, बोले कार्बन कार्बन को दिखाओ, फिर उसके बाद लाइंस दिखा दो ऐसे ऐसे ऐसे, है ऐसे करके लाइंस दिखा दो, है ऐसे करके लाइंस दिखा दो, या फिर ऐसे, है इस तरीके से। तो ये 100 हॉर्स प्रोजेक्शन में था, है दोनों स्टैगर्ड भी समझे, और है ना, ये वाला स्टैगर्ड है और ये वाला हमारा कौन सा है, ये वाला कौन सा है, ये वाला इक्लिप्स वाला, ठीक है। तो ये बोल दिया उन्होंने। अब वो बोल रहे हैं आप न्यूमैन प्रोजेक्शन से कैसे दिखाओगे, न्यूमैन प्रोजेक्शन है कि आप दोनों कार्बन को लिखो मत, ना लाइन खींचो, आप 2 सर्कल दिखा दो। वो बोल रहे हैं एक सर्कल यहां बनाओ, एक सर्कल ये, एक सर्कल ये, एक सर्कल ये, तो मतलब एक सर्कल से आप छोटा सर्कल बनाओ यानी कि आगे वाला कार्बन, और बड़ा सर्कल बनाओ कि पीछे वाला कार्बन, जैसे ये रहा है, तो एक सर्कल, है ना, तो सारा को सारा, ठीक। दूसरा हमारा और आस, है ना, इसके सारे हाइड्रोजन सबसे एकदम दूर लगे हैं, इसके हाइड्रोजन ये मॉलिक्यूल को आप न्यूमैन क्या बोल रहे हैं, ऐसे ऊपर, तो छोटा कार्बन 120 डिग्री, क्या एल्केन्स